क्लियर है मेरी? ओके, डन। ओके, सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग जो रिवीजन बात शुरू कर रहे हैं उसके पहले आप कुछ बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे कि सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन होगी। मॉर्निंग में 2 सेशन आप लोगों के हो रहे, एक हो रहा है आप लोगों का लॉ और अकाउंट्स का, और इवनिंग में जो आप लोगों का रहेगा दैट इज वो आपका रिमेनिंग सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक्स है और मैथ्स स्टैट्स है वो आपका इवनिंग में होगा। सो आज ये मल्टीपल चैनल्स पे ये वीडियोस लाइव है, लेकिन कल से सिर्फ ये बीबी वर्चुअल फाउंडेशन जो चैनल है उसी पे सारे रिवीजन लेक्चर्स आपको कल से वहां पे होंगे। सो उसी चैनल पे सारे रिवीजन लेक्चर्स हम लोगों के बीबी वर्चुअल फाउंडेशन वाले चैनल पे ये लाइव होंगे, और उसका लिंक मैंने, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं करे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं, वहां से आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। सो कुछ इंपॉर्टेंट चीज इस तरह है कि हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। पहले आप अकाउंट्स को अच्छे से समझ लेंगे, किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले। ये जो आपके स्क्रीन पे जो ये नोट्स दिख रहे हैं, ये नोट्स आप लोग डाउनलोड करेंगे, जिसका लिंक आपको, आप अगर लाइव चैट पे देखेंगे तो सबसे ऊपर मैंने आपको दिखेगा वहां पे कि उसका लिंक दिया हुआ है, या तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहां पर भी इसका लिंक दिया हुआ है आप लोगों को। वहां पे आप जाके सारे सब्जेक्ट्स आपको जो आपके सीए फाउंडेशन के वहां पे सेपरेट फोल्डर सबके बने हुए, तो उसमें से एक अकाउंट्स का फोल्डर है। तो आप अकाउंट्स के फोल्डर में जाएंगे तो कुछ चीजें अच्छे से आप ध्यान से, अकाउंट्स के फोल्डर में जब आप जाएंगे बेटा तो वहां पे आप लोगों को डेली चैप्टर वाइज वहां पे नोट्स अपलोड होते जाएंगे। तो आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 वहां पे मिल जाएगा। अगर आप वहां पर अभी क्लिक करेंगे तो वहां पर जाएंगे तो जो आपकी स्क्रीन पे जो अभी नोट्स दिख रहे, ये बुक जो है चैप्टर नंबर 1 जो है ये आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा। अब इसके साथ साथ आप लोगों को ये नोट्स डेली आपके पास रहना चाहिए जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके साथ साथ आप लोगों के पास आरटीपी जो आपके अटेम्प्ट किए जून 23 की, और मॉक टेस्ट पेपर जो है जून 23 के, वो भी होना चाहिए। अभी मॉक टेस्ट पेपर 1 हुआ है सिर्फ, तो वो आपके पास होना चाहिए, और आरटीपी आप लोगों के पास होना चाहिए। अब आरटीपी आप लोग, कई बच्चे वैसे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिल जाती है, लेकिन कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कहां से डाउनलोड करता, उसका भी मैंने एक अलग से अकाउंट्स का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नोट्स आपको डाउनलोड करने गए वो क्लिक करोगे, वहां पे आपको जो अकाउंट्स का फोल्डर देंगे उसमें क्लिक करेंगे तो उस पर आपको एक सेपरेट एक फोल्डर मिलेगा आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर। आप उस पर क्लिक करोगे तो आप लोग को आरटीपी भी मिल जाएगा, आपके जून 23 अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर और सोल्यूशन भी वहां पे जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया वहीं पे, तो वो भी आप लोगों को डाउनलोड करना, रहेगा। मैं फिर से एक बार अनाउंस कर दूं कि आप लोगों को कल से ये अकाउंट्स का जो लेक्चर है वो कहां पे लाइव होगा, सिर्फ बीबी वर्चुअल फाउंडेशन में। सारे रिवीजन लेक्चर्स बीबी वर्चुअल फाउंडेशन वाले चैनल पे लाइव होगा। तो इस आज मल्टीपल चैनल्स पे, लेकिन कल सिर्फ ये वहीं पे, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स बीबी वर्चुअल फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, अब यहां पे आप लोगों को, जैसे मैंने कहा, कुछ चीजें आपको ख्याल रखना है। आप नोट सबसे पहले आपके पास होना चाहिए, तो चैप्टर नंबर 1 भी आपको मिल जाएगा, और जो आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर आपके अटेम्प्ट की वो भी आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग किस तरीके से 1 मंथ हम लोग को क्या प्रोसेस रहेंगे, किस तरीके से हम लोग रिवीजन करेंगे, अब ध्यान से मेरी बात आप सुनेंगे। यहां पर आप लोगों को, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग इस रिवीजन सीरीज में अकाउंट में सारे के सारे कंसेप्ट हम लोग कवर करेंगे। अब मुझे जो हर चैप्टर में लगता है कि जून 20 कंसेप्ट तो 100% हम लोग कवर करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्वेश्चंस जो हम लोग करेंगे कौन से रहेंगे। तो हर कंसेप्ट पे, फॉर एग्जांपल मैंने आज चैप्टर शुरू किया अकाउंटिंग प्रोसेस, तो मैं कंसेप्ट आपके सारे के सारे वहां पे आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इस चैप्टर में मुझे जब लगा कि ये रिस्पेक्टिव टॉपिक पे हम लोग को एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए, तो आप नोट्स में, जो आप नोट्स जब डाउनलोड करेंगे आप लोग वहां पे देखेंगे, जैसे ये कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, तो ये रिस्पेक्टिव टॉपिक पे यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्वेश्चंस भी ऐड करें। फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे कैश बुक पढ़ा है, तो कैश बुक पे आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखेगा और इसका सोल्यूशन वहां पे दिया, तो मैं इन क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जांपल कैश बुक पढ़ा तो उस पर हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और मुझे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा एडजस्टमेंट कवर हुए वो क्वेश्चन मैं वहां पे कवर करूंगा। अब उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने आपको ट्रायल बैलेंस पढ़ाया, और ट्रायल बैलेंस में फिर मैं एक क्वेश्चन क्लास में कवर करूंगा। ये चीजें हम क्लास में डिस्कशन करेंगे साथ में, जैसे रिस्पेक्टिव टॉपिक जब हम पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, उस पर हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करते जाएंगे। ये पहली चीज।
दूसरी चीज, आप लोगों के नोट्स में जब ये डिस्कशन खत्म होगा तो आप लोगों के नोट्स में यहां पे दिया हुआ है आरटीपी एंड एमटीपी क्वेश्चन जून 23। तो जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आरटीपी जून 23 मॉक टेस्ट पेपर 1, मॉक टेस्ट पेपर 2 मॉक। अब उसके हम लोग ये देखेंगे कि आरटीपी में ये जो क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब आरटीपी के और मॉक टेस्ट पेपर के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं खुद सॉल्व करूंगा, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, तो वो आपको मेरे साथ साथ कर, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा हमारा प्रोसेस समझाने, स्टेप नंबर 1 सारे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और उससे जो रेलेवेंट क्वेश्चंस रहेंगे उस कंसेप्ट के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, जो कि नोट्स में ऑलरेडी आपके प्रिंटेड है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2, जो आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर रहेंगे वो मैं खुद सॉल्व करूंगा, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे मैं सॉल्व करूंगा। साथ में आप लोगों को भी एक छोटी सी एक नोटबुक बनाना रहेगा बेटे, उस नोटबुक में आप ये नोट्स आप डाउनलोड करोगे, उसके बाद आप एक छोटी सी एक नोटबुक या कुछ पेजेस ले लेंगे आप, और आप लोग को वहां पे जैसे चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग प्रोसेस आप लिखोगे, मैं आरटीपी और रेलेवेंट क्वेश्चन जो आरटी जैसे अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू किया तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर में वो मैं सॉल्व करूंगा, तो आपको साथ में सॉल्व करना है, ठीक है, मेरे साथ में सॉल्व करना रहेगा। अब डेली जब मेरा जैसे और कोई एक चैप्टर एक दिन में खत्म नहीं होगा, ठीक है, 1 मंथ ये रिवीजन चलेगा, रोज मैं लाइव आऊंगा यहाँ पे, और जब आपको डेली में होमवर्क प्रैक्टिस के लिए दूंगा तो वो इसी नोट्स में आप लोग को देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। तो मुझे जो लगा कि इस चैप्टर से जैसे अकाउंटिंग प्रोसेस में मुझे ये लगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अब मेरे को मुझे पता है कि अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन इंस्टीट्यूट जनरली पूछती है, तो वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे मैंने आपको उसको होमवर्क में दे रखा, उसमें कहा होमवर्क सेक्शन में दिए जो मुझे लगा। एक हमने देखिए क्लास में डिस्कस कर रहे कुछ क्वेश्चन, आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर मैं खुद सॉल्व करूंगा, साथ में आप भी सॉल्व करोगे, और डेली मैं आपको होमवर्क दूंगा जो कि नोट्स में क्वेश्चन दिए हुए। जब आपको नोट्स में क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पे नोट्स में जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए, अब इसी क्वेश्चन के सोल्यूशन भी वहां पे दिए, तो आपने ना आंसर्स पहले नहीं देखने, ये आप लोग को सॉल्व करना रहेगा घर पे, तो आंसर्स आप लोग नहीं देखोगे, पहले आपने सॉल्व करना है, उसके बाद आप वहां पे सोल्यूशन देखो कि आपने सही करे हो कि नहीं। मतलब 3 तरह के क्वेश्चन से एक क्लास में डिस्कस हो रहे हैं रिस्पेक्टिव कंसेप्ट जब मैं पढ़ा रहा हूं। दूसरा आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर आपके अटेम्प्ट की मैं सॉल्व करूंगा, जो कि आप साथ में मेरे सॉल्व करोगे। और तीसरी चीज, आपको डेली हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर चैप्टर के आखिरी में दिए हुए जो आपके पास नोट से शेयर कर रहे हैं वो आपको सॉल्व करना रहेगा। इस तरीके से हम पूरे 1 मंथ पढ़ेंगे। इसका मतलब इस 1 मंथ में हम सारे कंसेप्ट भी कवर करेंगे, हमारे हर कंसेप्ट के रेलेवेंट क्वेश्चन जो रखते हैं इंपॉर्टेंट जिसमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट आ रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर मैं खुद साथ साथ में आपके सॉल्व करूंगा। और तीसरी चीज, आपको डेली होमवर्क दिया जाएगा। आप लोगों की जो रिविजन लेक्चर्स हो रहे सुबह 10 to 11 अमित पोपली सर आपको लॉ पढ़ाते वो, और फिर 11:15 से मैं शुरू करूंगा अकाउंट्स, ठीक है। तो कोई भी टाइमिंग ऐसे वो नहीं होगा कि आप लोगों का क्लैश हो रहा है, टाइमिंग बराबर एडजस्ट करिए। तो 11:15 से मैं अकाउंट्स यहाँ पे शुरू करूंगा, ओके। तो आज हम लोग पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। एक और चीज आप लोगों को मैं पहले भी कहूँ, एक और बार कुछ बच्चे अगर अभी लेट ज्वाइन करें तो वो भी ख्याल रखेंगे बच्चों कि आप लोगों को अभी क्या करना रहेगा, ये नोट्स डाउनलोड कर लेना और बीबी वर्चुअल फाउंडेशन जो यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कल से मैं लाइव उसी चैनल पे आने वाला हूं, ओके। सो अब डिस्कस हम लोग कर ले कि हम लोगों को, ओके, डाउनलोड, ओके स्टूडेंट डाउनलोड हो गए, यस स्टूडेंट कह रहे यस हो रहा है, कौन कह रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके हो रहा है ना, यस ठीक है। अब ध्यान से आप लोगों की जो सिलेबस है इसी फ्लो में ओके इसी फ्लो में आप लोगों को चलना रहेगा। जैसे यहां पर आप लोगों को दिख रहा है पहला चैप्टर जो हम लोगों का दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो पहला चैप्टर आप लोगों का अकाउंटिंग प्रोसेस से शुरू करेंगे आप लोग। अब ध्यान से, अब बच्चे बहुत शोर मचाते कि सर ट्रू और फॉल्स, और उससे ज्यादा जो शोर मचाते दैट इज थ्योरी क्वेश्चंस का आप लोग बहुत शोर मचाते हैं। थ्योरी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। एक चीज ख्याल रखिए कि पहला जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में यू नो इट कि जो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों का क्वेश्चन यू नो इट कि आप लोगों का कंपलसरी क्वेश्चन है, ठीक है। इंस्टीट्यूट इसमें एक थ्योरी क्वेश्चन पूछती ही है, इंस्टीट्यूट इसमें क्या करती है, एक थ्योरी क्वेश्चन आप लोगों का पूछती है। 4 मार्क्स का कंपलसरी एक थ्योरी क्वेश्चन आप लोगों का इसमें आएगा, ठीक है। एक 4 मार्क का फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी आता है वहां पे 4 मार्क का इंस्टीट्यूट पूछती है, और रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस में से जो आप लोगों को
4 क्वेश्चन करना होता है, वो कोई भी कॉम्बिनेशन होता है, 10 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क, 10, मतलब एक क्वेश्चन 20 करेगा, लेकिन वो 20 में उसमें फिर कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है एक 10 मार्क्स का पूछे, दो 5-5 मार्क के पूछ ले। यहां पे मैंने ऑब्जर्व करा इंस्टीट्यूट थ्योरी नहीं पूछती, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 में एक 5 नंबर की थ्योरी पूछती है। 5 नंबर की थ्योरी इंस्टीट्यूट पूछती है, कितने नंबर्स की? 5 नंबर की, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में अगर वो आपने ऑप्शन में ये छोड़ी, क्योंकि आप लोग रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस में से सिर्फ 4 ही करना है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, तो रिमेनिंग 5 में से 4 करें, तो आपने अगर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करे तो वैसे ही आपको ये थ्योरी आके नहीं करना है, लेकिन आपने करे भी, तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 करे भी, तो वहां पे 5 नंबर की थ्योरी आती है। तो यहां पर इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है बेटा, कि आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे 4 नंबर्स की थ्योरी आती है, और क्वेश्चन नंबर 6 वहां पे 5 नंबर की थ्योरी आती है। तो इस थ्योरी के बारे में आप बिल्कुल भी अभी रिवीजन सीरीज में जो हमारी चल रही है उसमें आप बिल्कुल भी फिक्र इस थ्योरी की नहीं करोगे। एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें जितनी भी पॉसिबल थ्योरी जो एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट पूछ सकती है या पूछी है पास्ट में, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, और उस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा, या उसका भी हो सकता है लाइव सेशन है। लेकिन आपको ये सीरीज में, रिवीजन सीरीज में थ्योरी क्वेश्चंस के बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं कर रहा। इवन दो कंसेप्ट हम सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये थ्योरी लेक्चर्स के बारे में आपको डिस्कस, थ्योरी के बारे में अभी कुछ भी टेंशन नहीं लेना, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एग्जामिनेशन के पहले सिर्फ आपको थ्योरी क्वेश्चंस देख के जाना रहेगा। एग्जामिनेशन के पहले क्या करना है, वो वाला वीडियो बस देखना है, वो वीडियो देख लेना, उसके नोट्स भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। और क्या करना है आप लोगों को, वीडियो आप लोगों को देखना रहेगा, उसमें सारे थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, बस खत्म। और एक और क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बच्चों को बहुत फिक्र रहती है, दैट इज रिलेटेड टू ट्रू और फॉल्स। जो क्वेश्चन नंबर 6 आज क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन आते, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 मार्क्स का एक रहता है, तो अभी 2 मार्क्स का एक रहता है, 12 मार्क्स का आता है। तो एक सेपरेट वीडियो में ट्रू और फॉल्स पे भी आप बना दूंगा, तो वो आपको एग्जामिनेशन के पहले सिर्फ वो ट्रू और फॉल्स वाला वो वीडियो देखना रहेगा। उसमें सारे चैप्टर, हो सकता है काफी लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन उसमें सारे चैप्टर्स, जो आपके 15 चैप्टर, सारे चैप्टर्स के ट्रू और फॉल्स में वहां पे डिस्कस करूंगा। तो आपने ये सीरीज में, रिवीजन सीरीज में, ना ही तो ट्रू और फॉल्स की फिक्र करना है, और ना ही तो आप लोगों को थ्योरी क्वेश्चंस की फिक्र करना है। सो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो देखेंगे, और उसमें वहां पे सारे ट्रू और फॉल्स और थ्योरी क्वेश्चंस में वहां पे डिस्कस कर लूंगा। तो जो कि स्टूडेंट्स का बड़ा टेंशन रहता है कि किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उसको, उसकी फिक्र करना हम लोगों को नहीं है। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं हम लोग का फर्स्ट चैप्टर। ओके, हम लोग शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। और मैं आपसे कह दूं बेटा, हम लोग बहुत श्योर करते हैं कि हम लोगों को सीए फाउंडेशन बहुत श्योर करते हैं कि फाउंडेशन के एग्जाम में आपको पता है, देखो फाउंडेशन क्लियर करना ये आपका गोल है, ठीक है, फाउंडेशन हमको क्रैक करना, अच्छे मार्क्स से उसको क्लियर करना है। लेकिन क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी गोल की फिक्र मत करो कि हमको फाउंडेशन क्लियर करना। आपका फाउंडेशन क्लियर होगा अगर आपकी प्रोसेस अच्छी है। तो आप बोलेंगे सर प्रोसेस का मतलब क्या? प्रोसेस का मतलब है कि जो आपकी डेली अभी जो रूटीन है, यहाँ पे आपके इसमें क्या डिसिप्लिन है, क्या आपके इसमें प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए। आई मीन टू से कि आपका प्रॉपर 1.5 मंथ आपके पास जो है, 1.5 मंथ से थोड़ा सा भी ज्यादा है आप लोगों के पास, इसमें डिसिप्लिन होना है कि रोज प्रॉपर आप रिवीजन कर रहे हो, प्रॉपर आप पढ़ रहे हो, जो आपको कहा जा रहा है वो होमवर्क आप कर रहे हो। जो चीजें मैं कह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। आप फाउंडेशन शोर मत मचाओ। अभी आपको अगर वो क्लियर हो जाएंगे उसकी फिक्र नहीं करना है। मैं डेली जो आपको पढ़ा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, उस प्रोसेस को आप प्रॉपर फॉलो करेंगे। एक महीना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग ये रिवीजन सीरीज हम लोगों की, ये एक महीना हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं कह रहा हूं उसको आप लोगों को फॉलो करना रहेगा। डिसिप्लिन होना, आपने अभी सोशल मीडिया सबको भी साइड में रख देना, डिसिप्लिन होना। बिलीव मी, आप 1.5 मंथ जब आपके एग्जामिनेशन आएंगी, जब आप एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, आपको आप पे भरोसा नहीं होगा, लेकिन मुझे आप पे भरोसा है कि एग्जाम आप क्रैक कर जाओगे। शर्त ये कि मैं आपको जो बोलूंगा वो आपको फॉलो करना रहेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो आपको अगर मैंने कहा, तो मैं जिस तरीके से मैं आपको गाइड करूंगा अभी 1.5 मंथ, तो उसको आप फॉलो करो। यू कैन क्रॉस 75-80 प्लस इन अकाउंट, इजीली कैन क्रॉस इट। इवन तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने शायद पहले उतने अच्छे से नहीं पढ़े, लेकिन मेरी बातें आप ध्यान से सुनो, एटलीस्ट यू कैन क्रॉस 60 मार्क्स इन अकाउंट। ओके, अगर आपने पहले पढ़े एक बार, just follow me 1.5 month and trust me, you can easily cross 80 plus in account, not a big task। थोड़ी सी मेहनत करो, you can cross 90 also, वो डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस।
और हर चैप्टर में आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि हर चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर से क्या आ सकता है। वैसे मैं इसके फेवर में नहीं रहता हूं कि सेलेक्टिव स्टडी करो, लेकिन एक आइडिया आता है कि इस चैप्टर से ये पॉसिबल है कि इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। डिस्कस में सारी चीजें करूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो हमने नहीं पढ़े, लेकिन हाँ मैं क्वेश्चन वो डिस्कस करूंगा जिसपे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती है उन चैप्टर्स पे, तो उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन भी वहां पे डिस्कस करेंगे, फिर मॉक टेस्ट पेपर आरटीपी सॉल्व करेंगे एंड देन आपको होमवर्क दिया जाएगा। तो ये चैप्टर ऐसा नहीं कि अकाउंटिंग प्रोसेस आज खत्म होगा, इट विल टेक 2 days एटलीस्ट। ओके, तो हम लोग यहां पे शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। तो जब यहां पर अगर आप पिछले अटेम्प्ट्स में अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे दिसंबर 22 में 5 मार्क्स के लिए इसमें आया, लेकिन उसके पहले के अटेम्प्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे 11 मार्क्स के लिए आया, उसके पहले 7 मार्क्स के, फिर 12 मार्क्स के लिए यहाँ पे 2 था। लेकिन आप एवरेज देखोगे 11, 7, 12, तो एवरेज अगर देखा जा सके तो मेरे को लगता है 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट मैंने मॉक टेस्ट पेपर में भी देखा, मॉक टेस्ट पेपर में भी 8 से 9 मार्क का इसके ऊपर क्वेश्चन आए है टोटल। तो इसका मतलब एग्जामिनेशन पे इसका वेटेज काफी है, 8 नंबर का एवरेज इस पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको आते। अब हम लोग शुरू करते हैं वन बाय वन डिस्कशन। सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग जब हम देखते हैं तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner in terms of money transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। तो हम लोग जब 11th-12th में होते जनरली स्टूडेंट इसको याद कर लेते, लेकिन ये याद करने की चीज नहीं है। ये मीनिंग पे हम लोग वापस आएंगे, इस मीनिंग पे हम लोग वापस आएंगे। लेकिन अकाउंटिंग प्रोसेस जो हम लोग को आपका सिलेबस है, ये अकाउंटिंग प्रोसेस अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले आप यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, सबसे पहले क्या होता है अकाउंटिंग प्रोसेस में, सबसे पहले एंटिटी होता है, उसका ट्रांजैक्शन होता है, और ट्रांजैक्शन के बाद क्या होता है, रिकॉर्डिंग होता है। अब रिकॉर्डिंग में जर्नल, कैश बुक और सब्सिडियरी बुक, ये तीनों आपकी आते हैं। रिकॉर्डिंग वाले स्टेज में जर्नल, कैश बुक, सब्सिडियरी बुक तीनों चीज आती है। अब क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे एक एक करके अभी मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन जब आप ये जर्नल जो होता है कि जर्नल एंट्री पास करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है आपकी मॉडर्न अप्रोच और एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, उसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये आप जर्नल में लिखते हो या कैश बुक में या अदर सब्सिडियरी बुक, इसके बारे में आगे डिस्कशन आएगा। फिर रिकॉर्डिंग के बाद वो लेजर स्टेज होती है, लेजर में हम बहुत सारे अकाउंट्स बनाते हैं, और उसके बाद फिर हम रिकॉर्डिंग वाली स्टेज से जो लेजर में जो हमने अकाउंट्स बना उसमें जब हम लिखते हैं उसको हम क्या नाम से बुलाते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। और पोस्टिंग के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे टोटलिंग और बैलेंसिंग। सो टोटलिंग और बैलेंसिंग आप करते हो, और टोटलिंग और बैलेंसिंग के बाद हम लोग कहाँ पे लिखते हैं उसको, ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस को लिखते हैं। और कुछ फिर उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री थी। व्हाट डू मीन बाय एडजस्टमेंट एंट्री, कि हम लोगों ने ये रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे, इस रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे हम लोगों ने एंट्री पास करते, हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते, लेकिन इस रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पर हमने नहीं लिखे उसको। तो ये फाइनल अकाउंट चैप्टर में भी हम लोग रिवाइज करेंगे, रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे जो हमने नहीं पढ़े लिखे उसको, एंट्री नहीं लिखे, वो हम एडजस्टमेंट एंट्री उसे कहते। तो यहाँ पर हम उसको एडजस्टमेंट एंट्री करते, और उसके बाद हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। अब इन चीज में वापस, इस स्लाइड में वापस मैं आते जाऊंगा, क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में हमको यही चीज पढ़ना है कि रिकॉर्डिंग क्या है, जर्नल क्या है, कैश बुक क्या है, इंस्टीट्यूट कैश बुक पे क्वेश्चंस पूछ रही है, अदर सब्सिडियरी बुक्स पे भी क्वेश्चन पूछ रही है। उसके बाद लेजर क्या है, पोस्टिंग के ट्रायल बैलेंस पे भी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ रही है, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, जस्ट वो भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पे कि यहाँ पे फिर ट्रायल बैलेंस पे भी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ रही, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है। अब ये अकाउंटिंग प्रोसेस सबसे पहले एंटिटी, ट्रांजैक्शन, एंट्री है ना, रिकॉर्डिंग, फिर लेजर, पोस्टिंग, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट एंट्री एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक एक करके हम लोग आगे डिस्कशन होगा। लेकिन मैं मीनिंग को जब देखता हूं यहाँ पे, तो आपको जब यहाँ पे दिख रहा है कि रिकॉर्डिंग, वो क्या कह रहा है आपसे, वो आपसे कह रहा है यहाँ पे, ओके, वो आपसे यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे यहां पर देखो ये क्या कह रहा है आपसे, ये आपसे कह रहा है क्या, रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, आपने अकाउंटिंग प्रोसेस देखी, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नल, ठीक है, जर्नल, फिर उसके बाद आपका कैश बुक या अदर सब्सिडियरी बुक। ओके, अदर सब्सिडियरी बुक, ये आप लोग की रिकॉर्डिंग वाली स्टेज होती है। क्लासिफाई करना के एक रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन को आप एक जगह पे लेके आते हैं ना, दैट इज क्लासिफिकेशन, जो कि लेजर वाली स्टेज पे आप अकाउंट बनाते वो करते। और समराइज जब आप करते, इसका मतलब आप ट्रायल बैलेंस में समराइज करके उसको लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस। और उसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाते हो, या हम फाइनल अकाउंट के नाम से भी बुलाते हैं बच्चों। ओके ओके, अब ध्यान से, ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बेटा।
अब क्या हुआ यहाँ पे कि ट्रायल बैलेंस आपका यहाँ पे फाइनल अकाउंट आपने बनाया और ये क्या है आपका यहाँ पे लेजर। तो इसका मतलब आप देखो अकाउंटिंग अगर मीनिंग देखें अपन, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। व्हाट इज रिकॉर्डिंग बेटा? यहाँ पे रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में जर्नल, कैश बुक और अदर सब्सिडरी बुक आ रही है। क्लासीफाई मतलब कि लेजर बनाना, और समराइज करना मतलब ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनाना इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ व्हाट मनी। सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होते हैं हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं और उसका रिजल्ट हम लोग क्या करते हैं आगे चल के उसको इंटरप्रेट करते हैं। रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं मतलब उसका जो भी रिजल्ट वहां पे आता है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उसको क्या करते हैं वहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं। दिस मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। एग्जामिनेशन में इसका कुछ उतना वेटेज नहीं है। अब अपन एक एक करके शुरू करते। सबसे पहले कि हम लोग एंट्री, दो अप्रोच होती है, एक होती है आप लोग की ट्रेडिशनल अप्रोच और एक कौन सी होती है बच्चों, एक होती है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होती है आप लोग की मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है? ओके ओके, अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे, जस्ट 1 मिनट। ओके ओके अब यहां पे आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। तो यहां पे पहला आपका होता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में जब आप अकाउंटिंग एंट्री जब आप लोग कोई पास करते हो तो अकाउंटिंग एंट्री पास करने के दो अलग अलग तरीके होते हैं। एंट्री दोनों में सेम पास होती है, फिर चाहे वो ट्रेडिशनल अप्रोच हो या मॉडर्न अप्रोच हो। सो ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर मैं बात करूं यहां पे, तो एक होता है आप लोग ट्रेडिशनल अप्रोच में भी एंट्री वही होगा, डेबिट और क्रेडिट, और आप लोगों का इसमें मॉडर्न अप्रोच में भी क्या होगा, मॉडर्न अप्रोच में भी आपका तरीका वही होगा। तो अब यहां पर आई मीन टू से एंट्री वही होंगी, तरीका आई मीन रास्ते अलग अलग है, लेकिन जहां पहुंचोगे वो एक ही जर्नल एंट्री दोनों में सेम होती है। तो दोनों डिस्कस करते हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं होता कि एक ही तरीके से आपको एंट्री पास करो। एंट्री आप दोनों तरीके से पास कर सकते हो जो आपको ईजी लगे। हम लोग 11-12 में पढ़ते हैं कि पर्सनल रियल नॉमिनल से करो, तो जरूरी नहीं, मैं नहीं करता पर्सनल रियल नॉमिनल से, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं ऐसा एंट्री पास करना नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आप वो कैसे भी करो, इंक्रीज डिक्रीज से करो, जैसे भी करो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है ट्रेडिशनल अप्रोच में, यू नो इट, के 3 अकाउंट होते हैं आपके। एक होती है रियल अकाउंट, एक होता है आपका नॉमिनल अकाउंट और तीसरा कौन सा होता है बेटा आपका पर्सनल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट एक होता है, रियल अकाउंट में क्या होता है आप लोगों का, यहाँ पे सिर्फ कौन सी चीज कवर होती है आपकी, एसेट्स कवर होती है, एसेट्स कवर होती है यहाँ पे, जैसे कि कैश हो गया, टेंजिबल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड स्टॉक। इंटेंजिबल एसेट के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ तो वो कौन सी होती है आप लोगों की, गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, पेटेंट हो गया, इंटेंजिबल एसेट आपकी रियल अकाउंट है। तो ये कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट जो जब भी आया हमारे पास वो एसेट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और जब भी हमारे पास से क्या क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो उसको हमको क्रेडिट करना है। फिर आपका होता है कि नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को क्यों टेम्पररी अकाउंट कहते हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा आगे, लेकिन यहां पर होता है आप लोगों का, एक होता है आप लोगों का एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम और गेन। तो इसमें आप लोगों का टेम्पररी, इसमें क्या चीज कवर होता है आप लोगों की होती है एक्सपेंसेस और लॉसेस, और इनकम और गेन आप लोगों का यहाँ पे कवर होता है, ठीक है। अब जो भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहते और रेवेन्यू इनकम जो थी वो आप लोगों का नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इसमें एक्सपेंस और लॉसेस यहाँ कवर करते हैं, आप लोग को डेबिट करना है सारे एक्सपेंस और लॉसेस को, और क्रेडिट किसको करना है, इनकम और गेन को। अब इसे टेम्पररी अकाउंट इसलिए कहा जाता है कि नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, इसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे। क्यों नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, क्योंकि रिस्पेक्टिव साल की ये इनकम और एक्सपेंसेस थे, तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। तो रिस्पेक्टिव साल के इनकम और एक्सपेंसेस है आप लोगों के, इन रिस्पेक्टिव साल की इनकम और आपके क्या है एक्सपेंसेस है, तो आप इसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, और आप उसी साल की इनकम और एक्सपेंसेस आपके आप करते, जो भी इसका जो डिफरेंस आता है दैट विल बी आइदर प्रॉफिट और लॉस, या तो फिर वो प्रॉफिट रहेगा या तो फिर क्या रहेगा आप लोगों का लॉस रहेगा। ये प्रॉफिट और लॉस किसको दिया जाता है, ओनर को दिया जाता है, और ओनर का कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। तो यहां पर आपने क्या देखिए एक्सपेंसेस और लॉसेस है, ये इनकम और क्या होती है, इनकम और गेन यहाँ पे होगा। डेबिट एक्सपेंस लॉसेस को करना है, क्रेडिट इनकम और गेन को करना है। दोनों का जो डिफरेंस होगा प्रॉफिट और लॉस वो ओनर को दिया जाता है, ओनर का कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। तीसरा जो होता है आप लोगों का दैट इज पर्सनल अकाउंट। अब यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, ये जो आपका तीसरा अकाउंट जो आपका दैट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है आप लोगों का एसेट और लायबिलिटी यहाँ पे आती है। अब कुछ बच्चों को ऐसा जनरली लगता है कि सर रियल अकाउंट में ही एसेट आती है, नहीं, अभी आगे आप देखोगे एसेट हो सकता है कि रियल अकाउंट है और एसेट हो सकता है कि पर्सनल अकाउंट है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मुझे डेटर से पैसा लेना है। जब मुझे डेटर से अगर कोई पैसा लेना है, डेटर से अगर मुझे कोई पैसा लेना है, तो बेटा अगर डेटर से अगर मेरे को पैसा लेना है तो वो मेरी एसेट है, लेकिन वो रियल अकाउंट नहीं पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वो एक पर्सन है। तो एक एसेट जरूरी नहीं है कि रियल अकाउंट है, एक एसेट आपकी रियल अकाउंट भी हो सकती है और एक एसेट आपकी पर्सनल अकाउंट भी हो सकती है। अब यहां पे पर्सनल अकाउंट में कौन कौन कवर होता है
कौन कौन सी चीज का एक होता है नेचुरल पर्सन लाइक यू एंड मी, है ना, हम लोग वी आर पर्सन, तो ये पर्सनल अकाउंट में आता है। आर्टिफिशियल पर्सन, वो आपकी और मेरी तरह बात तो नहीं कर सकता, आपकी और मेरी तरह चल नहीं सकता, लेकिन क्या होता है आर्टिफिशियल पर्सन में, क्या होता है आप लोगों का, जैसे कि एग्जांपल रिलायंस कंपनी, अदानी, एयरटेल, ऑल दीज आर आर्टिफिशियल पर्सन। तो अकाउंटिंग के लिए हम इसे भी एक एंटिटी मानते हैं, इसे भी एंटिटी डजंट मीन कि आपकी और मेरी तरह कोई इंसान हो, वो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। और थर्ड आता हमारा ओके रिस्पेक्टिव पर्सन। अब रिस्पेक्टिव पर्सन का सॉरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बेटा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब होता है कि आप वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हो पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू कि आपने फाइनल अकाउंट, ये रिवीजन बैच है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको दूसरे चैप्टर्स के बारे में कुछ आइडिया है। जैसे कि फाइनल अकाउंट में आप लिखते हैं वहां पे सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी किस साइड में रिफ्लेक्ट होती है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंट कर रही किसी को जो हमको जिसको सैलरी देना है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी में जरूरी नहीं कोई एक इंसान है, बहुत से लोग आ सकते हैं, तो रिप्रेजेंट कर उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट। व्हाट पर्सनल अकाउंट से? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। विद द रिसीवर फ्रॉम एंटिटी, आप रिसीवर फ्रॉम एंटिटी से जो रिसीवर कर रहा है वो रिसीवर, विद द गिवर एंड गिवर टू एंटिटी, जो एंटिटी को दे रहा है वो क्या है आपका गिवर है। ओके ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। तो आप लोग के तीन अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल नॉमिनल अकाउंट, और कौन सा होता है? पर्सनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में क्या आती है? एसेट्स आती है, और आपके नॉमिनल अकाउंट में क्या आती है? एक्सपेंस और इनकम आती है। पर्सनल अकाउंट में क्या आता है आप लोगों का? आप लोगों की पर्सन, नेचुरल पर्सन हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो सकता है। तो अगर मुझे किसी को पैसा देना, वो मेरी लायबिलिटी है, तो वो भी पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो आप और किसी से पैसा लेना है तो वो मेरी एसेट है, तो वो भी पर्सनल अकाउंट में। तो आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि पर्सनल अकाउंट मतलब एसेट सिर्फ रियल अकाउंट होती है। एसेट रियल अकाउंट भी हो सकती है और एसेट पर्सनल अकाउंट भी हो सकती है। एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट, फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट, लैंड इन बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये आपका रियल अकाउंट है। लेकिन डेटर पर्सनल अकाउंट, तो बोथ आर एसेट, दोनों के दोनों एसेट है, लेकिन एक आपका रियल अकाउंट है और एक कौन सा आपका पर्सनल अकाउंट है। अब ये एंट्री फॉर्म करने क्या जरूरी है कि मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से करूं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और इनकम, सॉरी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन, एंड पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये इस तरीके से आप एंट्री फॉर्म कर सकते हैं। मगर ये जरूरी नहीं होता कि आपको एंट्री जब फॉर्म करते तो ट्रेडिशनल अप्रोच से करो, आप चाहो तो मॉडर्न अप्रोच से भी उसको एंट्री फॉर्म करना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो जब आप मॉडर्न अप्रोच में जाते तो आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए? कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान में रहना चाहिए, कुछ बेसिक चीजें आपको रहना चाहिए, जैसे कि आपके यहाँ पे एसेट हो गई और एक्सपेंसेस, ये दो चीज के डेबिट बैलेंस होते हैं। व्हाट डू मीन बाय डेबिट बैलेंस? व्हेन डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड वी कॉल इट डेबिट बैलेंस। तो इसको डेबिट बैलेंस कब कहते हैं आप? व्हेन ओके ओके एसेट और ये एक्सपेंसेस, ठीक है, एसेट और ये एक्सपेंसेस, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। एसेट और एक्सपेंसेस के कौन से बैलेंस होते हैं? आपके डेबिट बैलेंस होते हैं। तो एसेट और एक्सपेंसेस के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। और क्रेडिट बैलेंस किसके होते हैं बेटा? कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम। कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम इनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लो कि कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, एसेट और एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट बैलेंस? व्हेन डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड वी कॉल इट डेबिट बैलेंस। When credit side is more than the debit side, we call it credit balance. तो एसेट के हमेशा आप एसेट का अकाउंट देखेंगे, यू विल फाइंड इट देयर कि डेबिट बैलेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस ही। तो जब भी ये अकाउंट एसेट या एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो आपको क्या करना रहेगा? उसको डेबिट करना रहेगा। जब भी वो डिक्रीज रहेगा उसको क्या करना रहेगा? क्रेडिट करना रहेगा, ठीक है। कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम के बैलेंस कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो इनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। जब भी ये जो चीज के बैलेंस क्रेडिट होते हैं और वो इंक्रीज होता है, आपको क्या करना रहेगा? उसको क्रेडिट, और डिक्रीज हुआ तो क्या करना रहेगा? डेबिट। सो यहां पे जैसे ऑलरेडी मैं आपको पहले कह चुका हूं कि नॉमिनल अकाउंट टेम्पररी अकाउंट होता है। अब उसके एक्सपेंसेस और इनकम के बैलेंस क्या होंगे? आपके एक्सपेंस और इनकम प्रॉफिट और लॉस बताता है, वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। और रियल और पर्सनल अकाउंट एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते। तो आपने फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़े होंगे, तो फाइनल अकाउंट में जो आपका ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में जो आइटम आते हैं वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, वो आपके नॉमिनल अकाउंट होते। लेकिन जो आप बैलेंस शीट में आइटम लिखते हो वहां पे रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के आइटम आते हैं जो कि नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड थे। अब आपने कभी सोचे क्यों नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड क्यों होते?
रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट क्यों नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते? क्योंकि उनसे अभी लेन देन हिसाब किताब हमारी बची हुई है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि डेटर से मुझे पैसा लेना है, डेटर से मुझे पैसा लेना है, क्रिएटर को मुझे पैसा देना है, तो हिसाब किताब मेरा क्या है वहां पे बचा हुआ है और मेरे को बेनिफिट और सर्विसेज मिलना बचा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरे हाथ में पेंसिल है, ये मेरी फिक्स एसेट है, इसको फिक्स एसेट, तो मैं कहता हूं भाई ये पेंसिल मैं पिछले 5 साल से यूज कर रहा हूं और आई होप सो आगे भी कई साल में इसको यूज करूं, तो इसका बेनिफिट मुझे पूरा मिला नहीं है, आगे और मिलना बचा है, तो ये मेरी फिक्स एसेट है। तो जिसका बेनिफिट मिलना बचा है, लेन देन हिसाब किताब बची हुई है, वो इसीलिए हम नेक्स्ट ईयर क्या होता है कैरी फॉरवर्ड वो होता है। और हम इसे कौन सा अकाउंट कहते हैं? हम इसे कहते हैं पर्सनल अकाउंट। और रियल अकाउंट जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड है, लेकिन जो नॉमिनल अकाउंट होता है उसके वो इस साल के एक्सपेंस और इनकम होते हैं, उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, हम उसको ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में लेके जाते और जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है वो हम लोग ओनर को दे देते, उसका वो कैपिटल अकाउंट होता है बेटा। ओके, अब यहां पे आप यहां पे देखेंगे ये चीज ऑलरेडी टेबल फॉर्म, पहले भी बोला टेबल फॉर्म में लिखा हुआ है। एक्सपेंस एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, एक नॉमिनल है एक्सपेंस और एसेट आपका रियल भी हो सकता है पर्सनल भी, इनके डेबिट बैलेंस होते हैं, इंक्रीज है तो डेबिट करना, डिक्रीज है तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी और इनकम, ये कौन से आप इनके क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल लायबिलिटी और इनकम इनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। और ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? कैपिटल और लायबिलिटी आपके पर्सनल अकाउंट है और इनकम आपका नॉमिनल अकाउंट है, इनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो जब भी ये इंक्रीज होगा तो इसको क्या करना रहेगा? आपको क्रेडिट, और जब भी डिक्रीज होगा तो क्या करना रहेगा? इसको डेबिट करना रहेगा। इस चीज को आप ख्याल रखेंगे बेटा। ओके, अब जैसे मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि एक्सपेंस और इनकम नॉट कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, क्योंकि उसी साल के एक्सपेंस और इनकम बेटा। अब आपको मेरे साथ साथ सॉल्व करना है, ठीक है? वैसे ये जो क्लास में मैं क्वेश्चन यहां देख रहा हूं इसके ऑलरेडी आंसर्स दिए, लेकिन आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर में सॉल्व करूंगा और होमवर्क जो आपको दिया जाएगा डेली वो आपको सॉल्व करना रहेगा। हाँ, यस, पर्सनल और रियल अकाउंट नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है, सही कहा आपने शिफा। ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग अकाउंट्स आर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग अकाउंट्स आर रियल, पर्सनल और नॉमिनल अपने को बताना है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से सोचना। पहला मैं कहता हूं जैसे कि बिल्डिंग। अब बिल्डिंग क्या होती है? पहले आप ये सोचो एक्सपेंस है, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है कि कैपिटल, पहले आप ये सोचो बेटे। तो यहां पे क्या यहां पे आप क्या करेंगे? बिल्डिंग जो है आपकी, बिल्डिंग क्या है आपकी? एसेट है। एसेट को कौन डील करता है? रियल अकाउंट। लेकिन आप बोलेंगे नहीं सर एसेट को तो हमारा पर्सनल अकाउंट भी डील करता है, आप ही ने तो बोले। हाँ, लेकिन कौन सा? जब आपने को किसी से लेना, फॉर एग्जांपल डेटर्स, वो एक पर्सनल अकाउंट होता है। बैंक इज एसेट, हमारा पैसा जमा है तो वो भी पर्सनल अकाउंट होता है। अब परचेज, परचेज क्या होता है? एक्सपेंस। कई बच्चे शोर मचाते हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, खूब शोर मचाते, नहीं नहीं नहीं, नहीं परचेज एसेट है क्योंकि स्टॉक बढ़ा। अरे ध्यान से सुनो मेरी बात, परचेज एक्सपेंस है, परचेज बेटा आपकी एक्सपेंस है। आप उसको जब कहते हो कि वो एक एसेट है, आप थोड़ा सा अभी थोड़ा सा डीप में लेके जा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात आपने ध्यान से सुनना। अब जो परचेज जो आपका होता है बेटा, अगर मैं उसको बोलूं कि मेरे पास स्टॉक आया तो वो मेरी एसेट है, लेकिन वो उसको मैं बेच रहा हूं ना, उस स्टॉक को मैं बेच रहा हूं, तो सपोज मेरे पास स्टॉक आया, मेरे पास स्टॉक आया और मैं क्या कर रहा हूं उसमें से बेच रहा हूं कुछ, तो मेरे को स्टॉक कम करके परचेज मानना पड़ेगा। फिर से मतलब आप क्या आसान लगता है आपको? 100 बार मेरे पास 100 क्वांटिटी है, तो जब जब बेच रहा हूं तो उसको स्टॉक एसेट कम करूं, परचेज एक्सपेंस बताऊं और फिर वो सेल्स होगा। ये लॉजिकली नहीं सही लगता आपको। क्या परचेज को पहले पूरा एक्सपेंस मान लो, जो भी परचेज में से बचता है उसको अपन स्टॉक के नाम से बुलाते, उसको क्लोजिंग स्टॉक के नाम से बुलाते। तो परचेज क्या है? परचेज क्या आपका? परचेज है आपका एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को कौन डील करता है? नॉमिनल अकाउंट डील करता है। सेल्स क्या होती? सेल्स हमारी इनकम होती, इनकम को कौन डील करता है? नॉमिनल अकाउंट, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। बैंक फिक्स डिपॉजिट, अब आपने बैंक में पैसा जमा करा है, तो बैंक में पैसा जमा है, हमको बैंक से पैसा लेने का अधिकार है, वी हैव द राइट टू रिसीव द अमाउंट फ्रॉम बैंक, है ना? तो हमारी एसेट होती है, और एसेट ये बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, तो वो पर्सनल अकाउंट इसलिए वहां पे गए। रेंट क्या है? एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस कौन डील करता है? नॉमिनल अकाउंट। ओके, रेंट आउटस्टैंडिंग, सिर्फ रेंट आउटस्टैंडिंग टर्म को आप पढ़ो तो आउटस्टैंडिंग का मतलब हो रहा है रेंट आउटस्टैंडिंग, कोई एक्सपेंस जब आउटस्टैंडिंग होता है तो हमको किसी को पैसा देना है। ओके, हमको किसी को पैसा देना है ना, रेंट का पैसा किसी को देना है, तो हमारी क्या है? लायबिलिटी ना, किसी को पैसा देना है। तो रेंट का पैसा जब हमको किसी को देना है तो हमारी क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, लेकिन अपने को पर्सनल रियल नॉमिनल बताना है, तो लायबिलिटी को कौन डील करता है? पर्सनल अकाउंट। देखो यहां बताया था मैंने आपको, ये लायबिलिटी को कौन डील करता है? पर्सनल अकाउंट। इनकम एक्सपेंस कौन? नॉमिनल अकाउंट। और एसेट वो रियल भी हो सकता है या पर्सनल भी हो सकता है। उसके बाद फिर वो आपसे कहता है
कैश, कैश क्या है? कैश एक एसेट है, एसेट्स को कौन डील करता है? रियल अकाउंट। करेक्ट जवाब, सही जवाब कह रहे हैं। ओके, उसके बाद एडजस्टेड परचेज। अब देखो एडजस्टेड परचेज भी आपकी एक एक्सपेंस होता है। बेसिकली एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है ओपनिंग प्लस ओपनिंग प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज एडजस्टेड परचेज। लेकिन इसका मतलब जो परचेज आपका उस साल का था, ठीक है, जो आपने बेचे, तो अब यहां पे ये आपका एक्सपेंस होता है और उसको कौन डील करता है? नॉमिनल अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक आपकी एसेट होती है, क्लोजिंग स्टॉक आपकी एसेट होती है, वो कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट भी एक एसेट है, वो भी एक रियल अकाउंट है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल किसी से लेना है भैया, किसी से पैसा लेना है, तो मैं कहता हूं ट्रेड रिसीवेबल किसी से पैसा लेना है। सो ट्रेड रिसीवेबल हमको किसी से पैसा लेना है, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल में बच्चों दो चीज आती है, पता है कौन सी दो चीज? एक डेटर्स भी आता है और एक बिल्स रिसीवेबल भी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर आपने पढ़े होंगे, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर आपने पढ़े तो उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो उसमें अपने को किसी से पैसा, डेटर से जिससे पैसा लेना है, और बिल्स रिसीवेबल, दोनों के दोनों ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आते हैं। तो वो हमारी कौन सी? एक एसेट है। तो डेटर्स भी एक पर्सनल अकाउंट है, बिल्स रिसीवेबल भी एक हमारा पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद सेल्स टैक्स पेबल, ये सेल्स नहीं लिखा, सेल्स टैक्स लिखा है जो कि पेबल है। हमको सेल्स टैक्स जो पे करना है, सेल्स टैक्स पेबल जो पे करना है, वो क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी को कौन डील करता है? पर्सनल अकाउंट। भाई हमारी कंट्री, उसी कंट्री को हमको चलाना है, तो बहुत सारे पैसे गवर्नमेंट को लगते हैं ना, खर्च। तो खर्च कहां से गवर्नमेंट होता है? आप देखते हो गवर्नमेंट स्कूल्स होती है, हॉस्पिटल होते हैं, रोड्स बनते, फिर आपका डिफेंस के लिए पैसा लगता है, तो कई खर्चे होते हैं। तो ये कंट्री कैसे चलती है? कैसे चलती है भाई? पैसों से। टैक्स जो हम लोग टैक्स पेयर पे करते हैं ना, तो टैक्स पेयर जो सेल्स टैक्स पे करते हमको पे करना है, दैट इज लायबिलिटी, तो वो पर्सनल अकाउंट है आपका, ठीक है। गवर्नमेंट को देना है, तो गवर्नमेंट एक आर्टिफिशियल आपका वो एक एंटिटी, तो गवर्नमेंट को पैसा देना, तो गवर्नमेंट का पर्सनल अकाउंट है। डिस्काउंट अलाउड, अब डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। बैड डेट लॉस है, लॉस को कौन डील करता है? नॉमिनल अकाउंट। कैपिटल, कैपिटल है, कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। उसके बाद ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स क्या होता है? अरे भाई आप लोगों के, कुछ लोगों के पेरेंट्स ऐसे होंगे जो जॉब करते होंगे, तो उनको हर मंथ में सैलरी आ जाती है। कुछ लोग ऐसे होंगे, किसी के पेरेंट्स ऐसे होंगे, यहाँ पे जो भी लेक्चर देख रहे हैं, किसी के पेरेंट्स ऐसे होंगे जिन लोगों को पैसा, जो जॉब नहीं कर रहे, वो बिजनेस करते, तो बिजनेस में से घर चलाना है ना, आप इतनी डिमांड करते हो ना, ये फोन दो, वो फोन दो, शोर मचाते हो घर पे, मचा है ना, करते हो ना शोर, ये चाहिए वो चाहिए। तो जब आप शोर करते हो तो वो बेचारे, घर तो जो उनको चलाना ही है ना, तो वो पैसे बिजनेस में जो लेते पर्सनल यूज के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स वैसे कैपिटल में एडजस्ट होते हैं, वो फाइनल अकाउंट चैप्टर में आपको बताऊंगा मैं। तो ये भी आपका पर्सनल अकाउंट है। इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये इंटरेस्ट वर्ड यूज नहीं कह रहा, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, हाँ आप ही से बात कर रहा हूं। ये इंटरेस्ट रिसीवेबल कह रहा है, ये क्या कह रहा है बच्चों? ये आपको कह रहा है इंटरेस्ट रिसीवेबल कह रहा है बेटा, इंटरेस्ट रिसीवेबल कह रहा है, और वो क्या है? वो एक एसेट है। रिसीवेबल, राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव, जब भी राइट टू रिसीव होता है वो एक क्या होती है? वो एक एसेट होती है, वो एक एसेट होती है। तो राइट टू रिसीव आपकी एसेट है, तो ये एक पर्सनल अकाउंट है। अब रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, इसको अच्छे से समझना बेटा। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में पैसा आप किसी को देते हो तो वो एसेट होती है, क्योंकि आपको सर्विसेज नहीं मिली। लेकिन एडवांस में जब आप किसी से पैसा लेते हो तो वो एसेट नहीं होती, वो एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि आपने सर्विसेज अभी प्रोवाइड नहीं करे। एग्जाम्पल के तौर पे यार, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, मैं इसको कहता हूं, आप चार्टेड अकाउंटेंट बन गए, आप चार्टेड अकाउंटेंट बन गए, आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हो, और आपने बोले नहीं नहीं नहीं, कोई क्लाइंट आता है, पहले पैसा बाद में बात करता हूं, बड़े फेमस चार्टेड अकाउंटेंट बन गए। इमेजिन करो वो दिन, आपने नाम के सामने सीए सोचो, आपका जो भी नाम है उसके सामने सीए सोचो, और वो दिन है आप कहीं बैठे हुए, फॉर एग्जांपल आप आपके कैबिन में बैठे हुए, आपके पास कोई क्लाइंट आया, आपने बोले मैं डिस्कशन बाद में बेटा, ओके डिस्कशन बाद में बोले, आपने पहले ही आगे रिसेप्शन में बोल के रखे, क्लाइंट आता है, पहले उससे ये चेक ले लिया करो, ये रहा वो चेक, उसने आपने कहे कि पहले क्या करो, चेक ले लिया करो। तो आपने, ये चेक बुक है मेरे हाथ में, तो आपने बोले पहले चेक चाहिए, पैसा पहले, तो आपने ये चेक ले लिए बेटा, ओके चेक ये ले ली। जब आपने चेक ले ली, क्या आपने उस क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करे? क्या वो कंसल्टेंसी के लिए आया आपके पास, ये ऑडिट कराने के लिए आया, आपने क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा? द आंसर इज नो।
तो आपके पास चेक आ गया, पैसा आ गया, लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करे, वो लायबिलिटी होती है, क्योंकि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना है। उसी तरह यहां पे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस आपकी लायबिलिटी होती। तो सर ये इनकम कब होगी? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये कोई दूसरी भी चीज आपको एडवांस में मिली यहां पे, तो वो इनकम कब होगी? जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर दोगे। तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस फिलहाल तो लायबिलिटी है, आपने फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़े हो ना, ये आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट हो रही, तो ये मेरे पीएनएल के क्रेडिट साइड में कब रिफ्लेक्ट होगी? मैं इसको इनकम कब मानूं, पीएनएल में क्रेडिट कब करूं? जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर दोगे। वो प्रीमाइसेस जिसके लिए आप रेंट ले रहे हो, उसने जब यूज करा, जो महीने का रेंट होगा वो महीना उसने यूज कर लिया, तो फिर आप अपनी इसको इनकम मानोगे। तो उसी तरह आपने कोई से फीस लिए, और आपने जब फीस लिए तो आपने सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर, तो लायबिलिटी। जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर दोगे तो लायबिलिटी कैंसिल होकर वो इनकम में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, अब उसके बाद यहां पे वो कहता है प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड मतलब पहले सैलरी दे दी। अब मेरे ऑफिस में जो काम करते एम्प्लॉय, प्रीपेड सैलरी, अभी अभी वो गया, अभी 2 दिन पहले उसने बोला कि सर मुझे जाना है, पुणे जाना है। वो कहने लगा मेरे को काम है, उसको अर्जेंसी में काम था, उसने सैलरी एडवांस ले गया मुझसे सैलरी एडवांस लेके गया। और आज मैंने देखा सुबह आपके लेक्चर के पहले फ्लाइट से गया, बड़े सेल्फी वेल्फी डाल रहा है वो अपने सोशल मीडिया पे, शोर मचा रहा है। मैंने कहा अभी 2 दिन पहले बोले सर बहुत जरूरी है मेरे को जाना है, गया भी वो, लेकिन वो मुझसे एडवांस लेके गया। मैंने तो उसको प्रीपेड दे दिया था ना, उसने तो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा था बेटा, प्रीपेड पहले ही पैसा दे दिया, सर्विसेज मिली नहीं अभी, तो मिली नहीं सर्विसेज, पैसा दे दी, तो ये आपकी क्या एसेट, क्योंकि आपको सर्विसेज आगे मिलने वाली है। तो ये आपकी क्या होगी? एसेट हो गई। और एसेट ये आपका पर्सनल है ना, वो एक पर्सन है जिसको आपने सैलरी दी, तो इट्स ए पर्सनल अकाउंट। ओके, अब यहां पे कहते हैं बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड एक गेन होती, क्यों? अब देखो बैड डेट क्या होता है? बैड डेट होता है लॉस। अब एक होता है ना कि आपने किसी को सेल किए क्रेडिट से, उसने पैसे डुबा दिया, हम उसको कहते हैं बैड डेट। अचानक से एक दिन सुबह उठा, उसने कहा मुझसे बहुत पाप हो गया। मतलब क्या हो गया भाई, ऐसा क्या हो गया? बोले नहीं, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मैंने पैसे डुबा दिया। पैसे डुबा दिया मतलब पानी में नहीं बहा दिया, डुबा दिया मतलब उसने पैसा हमको नहीं दिया, ठीक है? तो उसने पैसा नहीं दिया, उसे कहते हैं बैड डेट। लेकिन उसको रियलाइज हुआ ये मैंने काम अच्छा नहीं किया, तो सुबह आया रोते और कहने लगा सर ये लो पैसा भी वॉलेट नहीं है मेरे पास, ठीक है भाई यही है पैसा, समझ ये है पैसा सपोज। अब उसने लिया पैसा, मुझको दिया, बोले सर आप ये पैसा रखो, वो जो आपने बैड डेट मान दी थी मुझे माफ करना, मुझे इस चीज का गलती का एहसास हुआ। मेरी बीवी ने सुबह उठी, मुझे 2 डंडे मारी और उसको बोली कि नालायक पैसे डुबाता है, और मेरे को एहसास हुआ कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो मेरे पास आया और मुझको कहता है कि मुझे एहसास हुआ नहीं डुबाना पैसे, और उसने मुझे पैसे दिया, दिस इज बैड डेट रिकवर्ड। क्योंकि इस चीज को पहले मैं क्या मान चुका था? इस चीज को पहले बैड डेट मान चुका था, इसीलिए बेटा वो क्या हुआ आपका बैड डेट रिकवर्ड, और ये आपकी इनकम होती। बैड डेट को आपने लॉस और नॉमिनल है तो अब आपको इनकम है, ये आपकी रिकवर्ड हुए तो वो आपकी क्या हो गई? इनकम हो गई। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, उसको नॉमिनल अकाउंट डील करता है। पर्सनल इनकम टैक्स, तो प्रॉफिट आप ओनर को देते ना बेटे, तो वो आपका प्रॉफिट आप किसको देते? ओनर को, तो उस पर जो टैक्स लगता है वो भी ओनर पे कर रहा है, तो वो पर्सनल यूज के लिए गया तो ड्रॉइंग्स कहते हैं, क्योंकि पर्सनल इनकम, वो अपनी इनकम पे टैक्स पे करता, तो प्रॉफिट उसका तो टैक्स भी वही पे करता, इसलिए उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं, और ये पर्सनल अकाउंट होता है। ओके, तो हमने ये देखे पहचाने अभी कि पर्सनल है, रियल है, कि क्या है वो नॉमिनल है। लेकिन जब मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस डिस्कस किया था, मेरी जिंदगी में अकाउंटिंग में सबसे फेवरेट चीज है अकाउंटिंग प्रोसेस, जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये है। क्योंकि जब भी मैं पढ़ाता हूं या जब मैं पढ़ता था आपकी तरह, मैं हर चीज को मैं इसी से लिंक करता था बेटे। अब मैं आ रहा हूं यहाँ पे रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे, जर्नल पे। तो जर्नल का वैसे डिस्कशन हो चुका है कि जर्नल में जब आप एंट्री पास करते हो, जब आप पास करते हो तो आप डेबिट और क्रेडिट करते हो। वो डेबिट और क्रेडिट आप पर्सनल, रियल, नॉमिनल्स भी कर सकते हो, वो गाना गा सकते हो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। ये गाना हम कॉमर्स वाले 11 से गाते आ रहे, ये गाना फेवरेट गाना होता है। इस गाने को हमने नाम भी दी थी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते। अरे भाई छोड़ो ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को, आई मीन टू से जरूरी नहीं है इसी से एंट्री पास करना। अपने को कोई कॉमर्स वाले को बोल दे ए तेरे को पता है कि वो पर्सनल रियल, अरे ऐसे उसको बोले नहीं आता, बोले ये तो आना ही चाहिए ना, कैसे नहीं अरे आना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं वैसे एंट्री पास करूं, नहीं मुझको नहीं करना है, मेरे को पर्सनल रियल नॉमिनल से नहीं, मेरे को करना है किससे? आपकी मॉडर्न अप्रोच से, इंक्रीज और डिक्रीज से। मैं बोलूंगा एक्सपेंस और एसेट के डेबिट बैलेंस, इंक्रीज डेबिट करो, डिक्रीज क्या करो?
क्रेडिट करो। ओके, अब और उसके बाद लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज क्या करें, डेबिट। वैसे भी अब एंट्री कैसे भी फॉर्म करो, एंट्री फॉर्म करना आना चाहिए बच्चों। अब अपन आगे बढ़ते और आगे अपन यहां पे देखेंगे, यहां पर मैंने कहा, एक सेकेंड, यहां पर मैंने कहा किधर का, हाँ, अब ये जर्नल में आपने एंट्री पास कर सकते हो। जर्नल कहां है, बुक, हाँ चलो ये एक बुक है मेरे पास, ठीक है। अब ये मेरे पास एक बुक है, मैंने कहा कि जर्नल की बुक है, इसमें एंट्रीज पास करते हो, कैसी भी करो, पर जो भी तरीके से करना आपको करो, एंट्री पास होना चाहिए। आप डेली इसको एंट्री पास कर दो। व्यापार बढ़ने लगा, बिजनेस बढ़ने लगा, तो आपने बोले नहीं 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 नहीं, उसके अलावा भी और एक बुक मेंटेन कर दे, उसे कहते हैं हम लोग कैश बुक। इंस्टीट्यूट हमारी इस चैप्टर से मुझे नहीं लगता कि जर्नल एंट्रीज पे आपको एग्जामिनेशन नॉर्मल जर्नल एंट्रीज पे क्वेश्चन पूछेगा। इवन दोस्तों आई थिंक मॉक टेस्ट पेपर या आरटीपी में आपके जून 23 के अटेम्प्ट में उसने पूछा है, कहीं पर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनेशन में सिर्फ प्लेन जर्नल एंट्री पूछने को पूछ भी सकता है, लेकिन वो एंट्रीज जब आपसे इंस्टीट्यूट पूछती है ना जर्नल एंट्री, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाली एंट्रीज पूछती है, वो अपन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर में देखेंगे। तो नॉर्मल एंट्री नहीं बोलेगा, कैश सेल, क्रेडिट, परचेज, ये सब नहीं बोलेंगे। वो जब आपसे एंट्रीज पूछता है जनरली वो कौन सी पूछता है, वो पूछता है आपसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाली। इस चैप्टर से मैंने ऑब्जर्व किया कि इंस्टीट्यूट आपसे पूछ रही है, वो क्या चीज पूछ रही है बेटा, वो आपको पूछ रही है कैश बुक पे क्वेश्चंस पूछ रही है। वो मैंने आरटीपी में भी देखा, वो कैश बुक्स पे आप पे क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। तो अब अपन कैश बुक डिस्कस करते कि हमारा व्यापार क्या हुआ, बिजनेस बढ़ने लगा। बिजनेस क्या हुआ बेटा, बढ़ने लगा। और मैंने कहा कि जब मेरा बिजनेस बढ़ रहा है बच्चों, तो मैंने कहा कि बिजनेस मेरा जब यहाँ पे बढ़ रहा है, तो मैंने एक और बुक मेंटेन करो, उस बुक को मैं कहता हूं कैश बुक। उस बुक को मैं क्या कहता हूं, कैश बुक मैं कहता हूं। तो कैश बुक, उस बुक को मैं कहता हूं कैश बुक। क्या होती है कैश बुक, अब अपन देखेंगे, उस पर क्वेश्चन भी करेंगे। अब देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे जैसे ये लिखा हुआ है, यहां पे जस्ट वन, ओके, यहां पर जैसे ये आप लोगों का कैश बुक है। अब यहां पे जैसे कि इसके नाम से एक पहले होती है सिंगल कॉलम कैश बुक। अब आपकी 4 तरह की कैश बुक है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, और कौन सी कैश बुक है आप लोगों की, पेटी कैश बुक भी होती है। उसके बारे में बड़ी सिंपल है, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये है आपका रिसिप्ट साइड। ये कौन सा साइड है बच्चों, ये आपका रिसिप्ट साइड, और ये है आपका पेमेंट साइड बेटा, ये आपका पेमेंट साइड, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। तो जब भी रिसिप्ट होती है तो अपन क्या करते हैं बच्चों, जब भी रिसिप्ट होती है तो रिसिप्ट साइड में लिखते हैं, और जब भी पेमेंट होती है तो कौन सी साइड में लिखते हैं अपन, उसको पेमेंट साइड में लिखते हैं। तो रिसिप्ट हुई बच्चों तो रिसिप्ट साइड में, पेमेंट हुई तो पेमेंट साइड में। अब यहां पे ध्यान से, सिंगल कॉलम कैश बुक, इसमें एक कॉलम है अमाउंट का, कैश आई तो यहां पे, कैश गई तो यहां पे। अब क्या होता है यहां पे, इसे दो नाम से कहते, देखो ट्रू और फॉल्स में आ सकता है। इसे आप कहते हो सब्सिडियरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक के नाम से भी हम इसको बुलाते। सब्सिडियरी बुक और कौन सी बुक के नाम से बुलाते, प्रिंसिपल बुक के नाम से भी बुलाते। क्यों इसे सब्सिडियरी बुक और प्रिंसिपल बुक दोनों कहते, क्योंकि आपने पहले पढ़े बेटा, जब आप लोग लेजर बनाते, जब क्या बनाते आप लोग, लेजर जब आप लोग बनाते हो, तो लेजर में आप लोग अकाउंट्स बनाते। तो ये जो आपके सामने सिंगल कॉलम कैश बुक दिख रही, वैसे देखा जाए तो कैश अकाउंट का ही तो काम कर रही है। किसका काम कर रही है, ये तो कैश अकाउंट का ही तो ये काम कर रही है। तो जब ये कैश अकाउंट का ही जब ये काम कर रही है बच्चों, तो क्या हो रहा है इसका मतलब, इसका मतलब कैश अकाउंट में भी तो आप डेबिट साइड में क्रेडिट रिसिप्ट लिखते हो, क्रेडिट साइड में पेमेंट लिखते हो, उसके बैलेंसेस निकालते हो, तो ये वही तो काम कर रही है ना बेटा। ये कैश बुक वही तो काम करी, तो एक सब्सिडियरी बुक भी कहते हैं इसको। और जो लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग जो कहते हैं, उसको प्रिंसिपल बुक, जो लेजर जो काम करता है में लेजर जो है दैट इज प्रिंसिपल बुक। तो उसमें जो कैश अकाउंट जो काम करता है वही काम कैश बुक भी कर दे रहा है यहाँ पे, इसीलिए इसको दोनों सब्सिडियरी बुक और कैश बुक के नाम से बुलाते हैं। ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बेटा। अब यहां पे क्या कहता है कि एक चीज ख्याल रखिए, इसमें से पोस्टिंग कैसे करेंगे, इसमें से क्या करना है अब अपने को, पोस्टिंग कैसे करेंगे। सो मैं पहले लिख लू, फ्रॉम रिसिप्ट साइड ईच अकाउंट विल बी credited in ledger and from payment side each account will be debited in ledger।
मतलब क्या होता है बच्चे यहां पे मतलब क्या होता है यहां पे कि यहां पे जो भी आपने रिसिप्ट साइड में लिखे, अब आप कहते हो कि नहीं सर ये तो प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग का भी काम कर रहे, कैश अकाउंट की तरह भी काम कर रहे हैं, इसलिए वहां पे कैश अकाउंट बनाया नहीं जाता। आपने यहां पर ये बना ली, जब आपने सिंगल कॉलम की कैश बुक यहां पे बनाया तो कैश अकाउंट की तरह ही ये काम कर रहा है, इसीलिए आपको कैश वहां पे लेजर में कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। अब मगर सेकंड इफेक्ट आपने पहले इफेक्ट दी, इट्स लाइक कैश अकाउंट को डेबिट कर, सेकंड इफेक्ट जो भी रिस्पेक्टिव अकाउंट जिससे भी कैश मिली उसके अकाउंट को लेजर में क्रेडिट करेंगे। यहां पे जिसको भी पेमेंट दी आपने यहां पे क्रेडिट करे, रिस्पेक्टिव जो उस पार्टी को अकाउंट को अपन लेजर में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब हमने सोचे कि नहीं सर यहां पर क्या होंगे, यहां पे जस्ट 1 मिनट, ओके अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे, ठीक है। ये नोट्स के बारे में कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लिया करो, मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे ये डाउनलोड कर लिया करो, और यहाँ पे जो मैं लिखता हूं वो भी आपने लिखा करो, जो भी मैं लिख रहा हूं वो भी आप लोग साथ साथ में लिखा करो, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बेटा। अब मैंने कहा नहीं, डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है कि आप यहाँ पे 2 कॉलम बना रहे हो, एक यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम और एक किसका बना रहे हो, कैश का। अब यहां पे कोई भी डिस्काउंट के बारे में जब अपन बात करते हैं बेटा यहां पे, तो ये जो डिस्काउंट होता है, ये डिस्काउंट किसके बारे में बात कर रहा है, जस्ट 1 मिनट, ये डिस्काउंट किसके बारे में आपसे बात कर रहा है, ये डिस्काउंट बात कर रहा है आपसे डिस्काउंट जो अलाउड करते हैं। वी नो इट कि यहां पे डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट है डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और क्या होगा वहां पे नॉमिनल अकाउंट में हम सारे एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट। तो डेबिट जो आपने डिस्काउंट करे, डिस्काउंट अलाउड है, ये डिस्काउंट अलाउड है, और ये क्या आपका, ये डिस्काउंट रिसीव्ड, ये क्या आपका, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। अब ध्यान से मेरी बात आप सुनेंगे, इसके बारे में मैं आगे भी आपसे कहूंगा। ये जो आपका कैश अकाउंट जो होता है, कैश अकाउंट आपका एक रियल अकाउंट होता है, कैश अकाउंट का एक रियल अकाउंट होता है, लेकिन जो डिस्काउंट होता है वो कैश अकाउंट आपका एक रियल अकाउंट होता है, लेकिन जो डिस्काउंट होता है वो कौन सा अकाउंट होता है आप लोगों को, वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ध्यान से मेरी बात को समझना, इसका लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। तो कैश अकाउंट का आपका यहाँ पे बैलेंस आता है, वो तो एक रियल अकाउंट है, उसको आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन डिस्काउंट की बैलेंस नहीं कर रहा है। मैंने क्या कहा बच्चों आपसे, डिस्काउंट का बैलेंस आपको नहीं करना, डिस्काउंट अलाउड की आप टोटल करोगे और ये डिस्काउंट रिसीव्ड की आप टोटल करोगे, डिस्काउंट अलाउड की आप टोटल करोगे और डिस्काउंट रिसीव्ड की आप टोटल करेंगे। ओके, अब यहां पे आपने डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की आप क्या करोगे बच्चों, टोटल करोगे। देखो ये ना इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस में भी ऐसा आया हुआ, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, अभी क्वेश्चंस अपन करेंगे उसमें भी आपको करना रहेगा, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ये 30 दिन आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें अपन कवर करेंगे, हर एक चीज मेरी बात आप ध्यान से सुनते जाएंगे। अभी डिस्काउंट अलाउड की जब बात अपन बात करते तो इसमें यहां पे दोनों केस में इन दोनों की अपने को क्या करना है, टोटल एंड ओके, टोटल एंड transferred to the discount allowed और received account। ओके, अब ध्यान से मेरी बात आप सुनेंगे। ओके, अब क्या हुआ यहां पे कि वो कहते हैं इसकी टोटल को जो डिस्काउंट अलाउड की, इसमें आप बैलेंसिंग नहीं करोगे, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव में बैलेंसिंग नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहां पे 40 लिखा हुआ है और यहां पे 25 लिखा है, तो डोंट टेल मी कि बैलेंस निकालो 15, इसकी बैलेंसिंग नहीं करोगे। आप यहाँ पे टोटल करोगे 40 और यहाँ पे टोटल करोगे 25, आप इसके बैलेंसेस नहीं निकालोगे। मैंने क्या कहा बेटा, आप इसके बैलेंसेस नहीं निकालोगे, तो इसके बैलेंसेस नहीं निकालना है आपको, ठीक है। इसकी टोटल करके आपको रख देना, इसके बैलेंसेस आप लोग नहीं निकालो। क्यों, इसकी टोटल करके आपको ट्रांसफर करता है। आप जो लेजर वाली स्टेज में फिर डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनता है, वहां इसकी टोटल में डेबिट होता है अलाउड के, तो उसके डेबिट बैलेंस, तो वहां पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट में लिखोगे। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, इनकम के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो वहां पे आप लेजर वाली स्टेज में डिस्काउंट रिसीव्ड को क्या करोगे, वहां पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे कि आपने टोटल कहां से लाया, कैश बुक से लेकर आए, ठीक है। ये कैश बुक से आपने टोटल लेकर आए। अब ये टोटल में क्यों इसका नेट इफेक्ट नहीं करते, आपने कैश कॉलम का तो करे नेट, क्योंकि कैश एक ही आपका अकाउंट है। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव दो डिफरेंट अकाउंट होते हैं। आप बोलेंगे सर नेट इफेक्ट ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है, बात तो एक ही, बात तो एक ही है, लेकिन अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको मिले। तो एज ए यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं ये जानना चाहूंगा कि अलाउड कितना और रिसीव्ड कितना है, डिस्काउंट अलाउड कितना और डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है, वो मैं जानना चाहूंगा। इसीलिए हम क्या करेंगे कि दो
उसकी टोटल को हम नेट इफेक्ट नहीं करते, अलाउड एक अलग और रिसीव्ड एक अलग, ताकि हमको पता चले कि डिस्काउंट हमने अलाउ कितना करो, हमने रिसीव कितना करो, इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। अगर एग्जामिनेशन में आपने डिस्काउंट कॉलम का नेट इफेक्ट लिए, आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब एक और चीज, डबल कॉलम कैश बुक डजंट मीन कि कैश और डिस्काउंट का ही कॉलम, इट मे बी एनी कॉम्बिनेशन, इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड बैंक, इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ बैंक एंड डिस्काउंट। ओके ओके, अब उसके बाद हम लोग आते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक पे। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक में यहां पे अपन 3 कॉलम बना रहे, एक आप डिस्काउंट का कॉलम बना रहे, एक आप कैश का कॉलम बना रहे, और एक आप किसका कॉलम है, बैंक का कॉलम। उसी तरह यहाँ पे डिस्काउंट, कैश और बैंक। तो आप लोगों का यहाँ पे ये जो 2 है, कैश और बैंक का जो कॉलम है, यहाँ पे कैश और बैंक का कॉलम, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, जब भी रिसिप्ट होंगी तो अपने को यहाँ पे रिसिप्ट में लिखना है, जब भी पेमेंट होंगी तो यहां पर अपने को किस में लिखना रहेगा, पेमेंट में लिखना रहेगा। ओके, अब यहां पे आपका डिस्काउंट जो है, ये डिस्काउंट किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, ये अलाउड के बारे में, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, और रिसीव्ड के बारे में। डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, उसमें डेबिट में आप क्या करते हैं बच्चों, एक्सपेंस करते हो, और क्रेडिट में क्या करते हो, इनकम। अब ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक जब इंस्टीट्यूट का फेवरेट है कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इसमें 3 कॉलम आपके यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ओके, यहाँ पे ओके, ध्यान से। अब यहाँ पे ट्रिपल कॉलम, यहाँ पे कैश बुक। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, इंस्टीट्यूट का ये फेवरेट है, इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन पे इस पे क्वेश्चंस पूछती है। इनफैक्ट मैंने देखा मॉक टेस्ट पेपर आरटीपी भी ट्रिपल कॉलम कैश बुक में पूछती है, और हो सकता है कि आपके अटेम्प्ट पे इंस्टीट्यूट 10 नंबर का कैश बुक पे या 8 नंबर का कैश बुक पे ट्रिपल कॉलम कैश बुक पे पूछ ले। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जो पहले मैं लिख लो, क्योंकि स्टूडेंट्स में बहुत गलती करते हैं और इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, जब भी वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपसे पूछेगा वो जरूर आपको ये एडजस्टमेंट उसमें देगा। पहले मैं लिख लूं यहां पे, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक on same day is to be shown such amount as cash, and when the same is deposited in bank, then cash account is credited payment side, and bank is debited receipt side। ओके, ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। अब वो कहता है कि अगर कभी आपको चेक मिला तो ये मैं दुविधा में हूं कि मैं उसको बैंक में मानूं कि रिसिप्ट, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में यहां पे मुझे नजर आ रहा है कैश का भी कॉलम और बैंक का भी कॉलम मुझे नजर आ रहा है। मैं ये पूछता सर कि जब भी यहां पे कोई चेक मिलता है तो वो मैंने बैंक में जमा नहीं कराया, ये चेक मिला मुझे, मिला, ये चेक मिला, मैंने क्या बैंक में जमा करा? नहीं, अभी नहीं, बैंक में जमा नहीं कराया। तो मैंने उस चेक को बैंक में जमा ही नहीं कराया, तो क्या मैं बैंक में रिसिप्ट बताऊं क्या? मैंने कहा सुनो मेरी बात सुनो। ओके, मैंने कहा नहीं, उसे बैंक में जमा नहीं कराया मैंने, तो फिर क्या करेंगे सर? तो इसका मतलब मैं, हो सकता है कि मुझे कोई चेक मिला, ये रही चेक बुक, ये रही भाई चेक बुक, आईसीआईसी बैंक की मेरी ये चेक बुक। तो मुझे अगर सपोज कोई चेक मिला, मान लो ये चेक मिला, तो ये चेक मिला, अगर मैं इस चेक को आज ही बैंक में जमा करा दूं तो हमारी सीए इंस्टीट्यूट हमें कैसी कहती है, ऐसा मानो जैसे बैंक में जमा हो गया, बैंक में रिसिप्ट हो गई, ऐसा मान लो। तो अगर आपको कोई चेक जिस दिन मिलता है उसी दिन बैंक में जमा करा दो आप, तो बैंक में अगर आप जमा करा दो तो हम क्या मानते हैं कि वो बैंक में रिसिप्ट हो गया। जिस दिन चेक मिला उसी दिन बैंक में क्या करे बच्चों? जमा करा दी। अब क्या हो रहा है यहां पे अब यहां पे होता सॉरी, लेकिन अगर मुझे आज चेक मिला, सपोज आपसे मिला, हाँ मैं आप ही से बात करूं, ये रहा वो चेक, ये रहा वो चेक, ठीक है, मैं आपसे बात करूं।
आपसे बात करो, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये है चेक, ये चेक आपने मुझे दिए, ये आ रहा है नीचे, ये आया वो चेक, ये मेरे पास आ गया वो चेक। मैंने कहा सर मैं आज ही बैंक में जमा करा दे, तो ये आपने मुझे चेक दिए, आज ही मैं बैंक में जमा करा दो, बैंक में मैंने जमा करा दिया। तो हमारी सीए इंस्टीट्यूट कहती है ऐसा मानो जैसे बैंक में रिसिप्ट हो गई, तो रिसिप्ट कॉलम में बता देंगे बच्चों। ओके, अब दूसरा खेल, आपने मुझे चेक दिए आज, ये चेक आया मेरे पास और मैंने कहा नहीं नहीं, आज बैंक में जमा नहीं कराना, ये चेक मैं अपने पास ही रखता हूं। तो वो समझ में आया सर मेरे को कि जब चेक मिला और मैंने बैंक में जमा करा तो बैंक में रिसिप्ट मान लो, लेकिन इस चेक को मैंने आज जमा नहीं करा, कोई जरूरी है कि जिस दिन चेक मिला उसी दिन बैंक में जाके जमा करो? मैंने कहा नहीं, हम बाद में करा लेंगे, कल करा लेंगे, परसों करा लेंगे, बाद में करा लेंगे। तो मैंने कहा मेरे पास जो ये चेक है अभी मैं बाद में जमा कराऊं, अब इसे क्या मानूं? क्या मैं इसे मानूं कि ये बैंक में रिसिप्ट हुई है? मानू मानू नहीं नहीं सर, ये बैंक में जमा ही नहीं कराया आपने, आपके पास चेक आया मगर आप बैंक में जमा नहीं कराए, तो मत मानो कि बैंक में रिसिप्ट हुई है। ओके, अब मैं क्या करूं सर इस केस में? तो इस केस में हमको इंस्टीट्यूट कहती है अगर आपके पास आज चेक आया और आपने आज ही जमा नहीं कराए तो ऐसा मानो जैसे कि कैश आई। नहीं सर, ये कहां से कैश दिख रही है? अरे बोल रहा है ना इंस्टीट्यूट, ये वैसे चेक इन हैंड हो गया ये, लेकिन इंस्टीट्यूट कहती है ऐसा मानो जैसे कि कैश है बेटे। तो अगर मुझे आज, ध्यान से सुनना है बात मेरी, हर ट्रिपल कॉलम कैश बुक इंस्टीट्यूट एडजस्टमेंट देती है बेटा। तो जब मेरे पास यहां पे ओके, अब मेरे पास जब ये चेक आया बच्चे, चेक आया यहां पे, जब ये चेक मेरे पास आया, आज मैंने जमा नहीं करा, तो मैं इसे क्या मानू? कैश। ये बोला नहीं नहीं मैं कैश नहीं हूं। मैंने बोला तुझे पता नहीं तू कैश है, तेरे को मानना पड़ेगा। बोला नहीं हूं मैं, चेक हूं। मैंने चुप कर, आज तेरे को मैंने नहीं जमा कराया तो मैं तेरे को कैश ही बोलूंगा, और तू है, तुझे नहीं पता कि कैश है तो कैश है। तो ये कैश में रिसिप्ट बताएंगे अगर आपने उसी दिन बैंक में जमा नहीं करा है। ठीक है, तो सर कैश रिसिप्ट बताएंगे, लेकिन चेक जब मैं जमा कराऊंगा बच्चों, चेक में जब जमा कराऊंगा मैं, तो फिर आप ऐसा बोलोगे जैसे कि आपने कैश को बैंक में जमा करा है। तो मैं दोनों एंगल से आपको एंट्रीज बताता हूं। मैंने कहा यहां अब यहां पे उसने कहा, एक सेकेंड यहां पे ध्यान दो बेटा, यहां पर उसने कहा क्या कह रहा है आपसे, जस्ट 1 मिनट। ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। तो मैंने चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड सेम डे, चेक रिसीव्ड but not deposited on same day। अब देखो यहां पे, अगर सेम डे में डिपॉजिट कर देता है बेटा, तो अपन क्या मानेंगे, जैसे बैंक में रिसिप्ट हो गई है ना, सेम डे डिपॉजिट कर रहा है, सेम डे नॉट डिपॉजिटेड ऑन सेम डे। तो यहां पे अगर डिपॉजिट कर दिया तो क्या मानोगे कि बैंक में जमा हो गया। मैं एंट्री बताऊं आपको, आप एंट्री पास करना, बैंक अकाउंट डेबिट, या तो आप कैश बुक बना रहे हो बेटा, तो उसमें बैंक कॉलम है ना, बैंक कॉलम में आपने लिखना, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टी हो, एबीसी जो भी बोलो, पार्टी अकाउंट। ठीक है, अब मैं अगर कहता हूं बेटा नहीं, इसमें दो एंट्री आ जाएंगी। अगर आपने चेक उस दिन नहीं जमा करा है तो जब आपको मिला तो आपने एंट्री पास करना है कैश अकाउंट डेबिट, ये फर्क है, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। और जब आप वो चेक जब जमा कराओगे तो सेकेंड एंट्री पास होंगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको ख्याल रखना, तो दोनों में फर्क समझो। उसी दिन जमा करा दिए तो ज्यादा सोचना नहीं, सीधा बैंक में रिसिप्ट साइड में, ये बैंक में आपको कहां लिखना है सब लिख देता हूं मैं, रिसिप्ट साइड में। अब यहां पे अगर आपने उस दिन नहीं जमा करा है तो कैश लिखना पहले रिसिप्ट साइड में। ठीक है, ऐसा मानो चेक जैसे कि वो कैश है बेटा, जब आप बैंक में जमा कराओगे तो ये आपका रिसिप्ट साइड में बैंक के कॉलम में, और ये कैश के पेमेंट साइड में, कैश के पेमेंट साइड में। तो आपने कैश के पहले सॉरी कैश के पहले रिसिप्ट साइड में बताया बेटा, फिर कैश के कौन से साइड में बताया आपने, पेमेंट साइड में बताया। ओके, इतना समझ में आया। तो ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, जब भी इंस्टीट्यूट ट्रिपल कॉलम कैश बुक पूछती तो वैसा दे दे। अब अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज आपको होमवर्क में देने वाला, और आरटीपीए मॉक टेस्ट पेपर में भी क्वेश्चन ट्रिपल कॉलम में पूछा है।
तो एक क्वेश्चन अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा, फिर मैं आप लोग क्या करने वाला, यहाँ पे मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा आज, ठीक है। और आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर को तो मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन आपको साथ में सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ, कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है, ये कॉन्ट्रा एंट्री उसी को बोलते हैं। अरे कॉन्ट्रा क्या होती है, अभी क्वेश्चन में बता दूंगा। जैसे ये कॉन्ट्रा है, ये कॉन्ट्रा है, जब आप लोगों का रिसिप्ट और पेमेंट, मतलब उस कैश बुक में रिसिप्ट और पेमेंट साइड में इफेक्ट आए, उसे हम कॉन्ट्रा कहते हैं। तो ऑब्वियसली कॉलम अलग करेंगे, बैंक में पैसा आया तो कैश गया, तो वी कॉल इट कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक में पैसा जमा करा, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक से पैसा निकाल, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। ओके ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बच्चों, ठीक है। ये आपके पास नोट्स है, अभी क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे, होमवर्क मिलने वाला है। और होमवर्क वाला क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल का कई बच्चों को डिफिकल्टी आती है कैश बुक वाले में, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ओके, अब एक स्टूडेंट कहते हैं सर आपने इतना प्रेशर कैसे हैंडल किए, प्लीज टेल मी सर। ये भी बहुत बड़ा आर्ट है, मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। ये अभी फ्लो चल रहा, फ्लो टूट जाएगा। कैसे अपने को प्रेशर हैंडल करना एग्जाम को मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल है, प्रेशर होता है ना, प्रेशर तो आता ही है एग्जाम के पहले, लेकिन मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। मेरे को आपसे बात, मेरे को अगर आपसे करने बोलो तो मैं तो बहुत करूँ बेटा, ठीक है, लेकिन पढ़ाई रह जाएगी ना। ये पढ़ता हूँ, फिर मेरे को कुछ कहना आप लोगों से, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। चल अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। वो आपसे कहता है यहां पे प्रिपेयर ट्रिपल कॉलम कैश बुक अपने को बनाना है। चलो ध्यान से बेटा, अब देखो यहां पे सबसे पहले उसने क्या लिखा, ध्यान से, कैश इन हैंड, पैसा मेरे पास है, कितना है मेरे पास, 3,000 रुपए, ठीक है। अब यहां पे कैश है, कैश के डेबिट बैलेंस होते, तो ये ओपनिंग बैलेंस उसने यहां पे लिखा 3,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कैश एट बैंक, बैंक में जमा है हमारे पास 12,000 रुपए, ठीक है बेटा। तो यहां पे 12,000 रुपए बैंक वाले कॉलम में उसने लिख दिया। बोनस मार्क है, लाइफ बहुत आसान है, आप कॉम्प्लिकेटेड मत करो उसको, मेहनत से प्यार करना सीख जाओ, मेहनत करना सीखो, सब अचीव हो जाएंगे। सीए तो तुम बनोगे ही ना, वक्त की बात है ना, आपका भी वक्त आएगा फिर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब उसके बाद पेड इनटू बैंक, अब ना ये कॉन्ट्रा एंट्री, अब आप मेरी बात पे ध्यान दो अभी, ठीक है। अभी मैं चैट नहीं देख रहा हूं आप लोग, अभी बस मेरी बात पे ध्यान दो। पेड इनटू बैंक, कहां पे पैसा है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते कई बार। कहां पे पैसा है, बैंक में पैसा आपने जमा करा है, तो बैंक में रिसिप्ट कॉलम में हमारे पास से कैश गई, मतलब हमने कैश अपने पास से निकाल के बैंक में जमा करा है। तो बैंक में जब आपने जमा करा है बेटा, ओके, अब ध्यान से, बैंक में आपने जमा करा तो बैंक के रिसिप्ट कॉलम में लिखे आपने 1,000 रुपए, बैंक के रिसिप्ट कॉलम में आपने क्या लिखे बच्चों, 1,000 रुपए। और आपके पास से 1,000 रुपए ये गए, आपके पास से 1,000 रुपए चले गए, ठीक है। तो बैंक में ये 1,000 रुपए आपके पास आए और 1,000 रुपए हमारे पास कैश में चले, तो बैंक में आए तो बैंक के रिसिप्ट साइड में, और हमारे पास से कैश गई तो कैश पेमेंट साइड में। इसे कॉन्ट्रा कहते, सी फॉर कॉन्ट्रा। तो जब आप कैश बुक में रिसिप्ट और पेमेंट साइड में, ऑब्वियसली कॉलम अलग अलग होंगे, तो कॉलम अलग अलग जब आपने रिसिप्ट और पेमेंट साइड में आया तो वी कॉल इट कॉन्ट्रा। उसके बाद है यहां पे बॉट फर्नीचर एंड चेक इशूड, आपके पास पैसा आया कि गया, बस उस पर ध्यान दो, आया कि गया, आया कि गया, आया आया, गया गया, बस उस पर ध्यान देना अपने को। बॉट फर्नीचर एंड इशूड चेक, फर्नीचर खरीदे चेक दिए, आया कि गया, गया गया गया, क्यों, क्योंकि आपने फर्नीचर खरीदे। तो चेक आपके पास है, पेमेंट गई बेटा, तो पेमेंट साइड में 1,500 चेक से दी, तो बैंक कॉलम में लिख देंगे यहाँ पे 1,500 रुपए, ठीक है। देखो अब उसके बाद कहता है, एक स्टूडेंट कहता है, मैं ना इसको अभी सुनो मेरी, अभी डांट खाने वाली हरकतें की आपने। एक स्टूडेंट कहता है इसका तो नेट इफेक्ट नील हो गया, ला उनको। वो कहते हैं आपने पेड इनटू बैंक जो था 1,000, इसका नेट इफेक्ट तो नील हो गया। अरे भाई बैंक में जमा हो ना, बैंक अकाउंटिंग करेंगे नहीं करेंगे, बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट बढ़ा नहीं बढ़ा, कैश बिजनेस से कम हुई, लिखू नहीं लिखू, हमारा पैसा हमारा ही है, लेकिन बैंक में जमा करा है, लिखू कि नहीं लिखू। ओके, अब ध्यान से सुनो, उसके बाद है यहां पे परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज कर बस इतना ध्यान दो, पैसा आया कि गया कितना, 500 रुपए, तो आपने कैश कॉलम में 500 रुपए पेमेंट साइड में लिखे, ठीक है। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, मोहन से कैश रिसीव हुई, कितने की कैश रिसीव हुई, 980 रुपए की क्या हुई बेटा, कैश रिसीव हुई। तो कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, तो रिसीव साइड में उसको हमने डिस्काउंट कितने का दिए, 20 रुपए का, ठीक है। अब यहां पे एक सेकेंड, अरे ये क्या हुआ, ओके, तो 980 की रिसिप्ट हुई बेटा, और 980 की क्या हुई बच्चों, रिसिप्ट है, और डिस्काउंट कितने का हमारा 20 रुपीज का अपन ने उसको डिस्काउंट दिए। बस ये देखना है आया कि गया, आया कि गया। अब कैश सेल,
कैश सेल में हमारे पास पैसा आया कि गया? हमारे पास से पैसा गया। कैश सेल नॉट परचेज, कैश सेल पैसा आया 5,000 रुपए। तो रिसिप्ट साइड में आप कैश कॉलम में 5,000 रुपए लिख देंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि पेड टू अमर बाय चेक, हमने अमर को पैसा दिए बाय चेक, पेमेंट हुई। तो आपने यहाँ पे लिखेंगे अमर के कॉलम में 1450 डिस्काउंट होगा यहाँ का, यस डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ हमको 50 का, तो डिस्काउंट कॉलम में 50। उसके बाद वो कहता है पेड इनटू बैंक, किसने रिसीव किया, किसने रिसीव किया? पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा बैंक में पैसा जमा कराया हमने, तो बैंक में रिसिप्ट हुई, हमारे पास से पैसा कैश गई। तो बैंक के रिसिप्ट कॉलम में कितना? 500 रुपए, 500 रुपए रिसिप्ट और 500 रुपए हमारे पास से कैश गई। तो पेमेंट, ये कॉन्ट्रा, क्योंकि दोनों जगह आपने लिखे कॉन्ट्रा। ओके, उसके बाद विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंस, अब पर्सनल था, ड्रॉइंग से बैंक से विड्रॉ कर दो, बैंक से पेमेंट हुई। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है, अभी 600 रुपए विड्रॉ करे, बच्चे चिल्लाए अरे वाह 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 सर। ओके, अब क्या बच्चे चिल्लाने लगे, अरे वाह वाह सर, बैंक से आपने विड्रॉ करे तो पैसा आया हमारे पास, और बैंक से पैसा गया तो बैंक के पेमेंट कॉलम में। अब आपने बोले कैश के रिसिप्ट कॉलम में, मैंने कहा ऐसी गलती मत करना, कैश के रिसिप्ट कॉलम में मत बताना। क्यों सर कैश के रिसिप्ट कॉलम में मत बताना? क्या आप मुझे बताओ कैश की रिसिप्ट हुई क्या? नहीं हुई सर। सर हुई, अरे नहीं हुई कैसी बात कर रहा हो? क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो आपको सॉरी क्योंकि आपको आपने क्या करे, प्राइवेट एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग्स है वो, बिजनेस में पैसा नहीं आया। मैंने कहा ये बैंक है मेरे सामने, ये बैंक है एसबीआई, मैंने पैसा, मैं बिजनेस हूं, मैंने पैसा निकाला, बिजनेस में पैसा आया, बैंक से पैसा मेरे कम हुआ, मगर मैंने पर्सनल यूज के लिए लेके आया, तो ये बिजनेस बैंक से पैसा गया लेकिन पर्सनल यूज के लिए गया, मेरे पास नहीं आया। पर्सनल, मेरे पास मतलब बिजनेस में नहीं आया, पर्सनल यूज में गया, तो मेरे पास वो पैसा आया ही नहीं, तो इसको रिसिप्ट साइड में कैश लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए वहां पे 600 आपको पेमेंट साइड में, रिसिप्ट साइड में नहीं दिख रहा है। अब उसके बाद वो कहता है आपसे रिसीव चेक फ्रॉम पारुल, पारुल जी से हमको 1430 का चेक मिला, और पारुल जी बोले हमको 20 रुपए का डिस्काउंट दो जो हमने पारुल जी को दिए, तो रिसिप्ट हुआ, चेक मिला। अब देखो इंटरेस्टिंग है, अभी जो चेक मिला पारुल जी का, आपने डिपॉजिट सेम डे करेगा? नहीं सर, डिपॉजिट सेम डे नहीं करे, डिपॉजिट कब करे आपने? 24 को मिला, 26 को। तो ये चेक जब पारुल जी से मेरे को 1430 का मिला बच्चों, ओके, ये जो पारुल जी से जब 1430 का चेक मिला, ये चेक मैंने आज ही बैंक में जमा कराया क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं, 24 को नहीं, 26 को जमा करा है। तो ये अपने को 24 को चेक मिला, कब मिला चेक? 24 तारीख को। बैंक में जमा कराया अपन ने? नहीं कराया। तो आपने अगर 24 को ही चेक जमा करा देते, 24 को ही अगर चेक अपन जमा करा देते, तो अपन बैंक में रिसिप्ट बताते। अपने को कब मिला? यहां पर अपने को मिला 24 को, अपन ने 24 को जमा नहीं कराया। तो हमारी सीए इंस्टीट्यूट कहती इसे मानो कि ये कैश है। ये कैश नहीं है सर, ये तो चेक दिख रहा है। नहीं, ये कैश मानो, इसे नहीं पता कि कैश है, ये कैश ही है, ऐसा अपने को मानना पड़ेगा। तो इसलिए अपन कैश में रिसीप्ट बताएंगे 1430। तो 1430 देखो कैश कॉलम में आई, दिख रहा है कैश कॉलम, उसमें रिसिप्ट है 1430। अभी सिखाया ना आपको, और डिस्काउंट 20 का अभी सिखाया ना, डांट खा जाओगे तुम लोग। ये देखो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी, तो कैश में रिसिप्ट साइड में बताए। अभी ये बताना पड़ेगा 26 तारीख को जब जमा कराए, ठीक है। अब यहाँ पे 26 को आपने जमा कराया बैंक में, तो आपको 26 को एंट्री पास करने का बैंक टू कैश। तो यहाँ पे देखो बैंक मैंने 26 को, फिर 143 तो बैंक कॉलम में और कैश में पेमेंट, है ना, सिंपल है। दूसरे दिन आपने आगे उस दिन चेक जमा नहीं करा, तो पहले उसको कैश मानो, बाद में जब जमा करें जैसे कि आपने कैश जमा करा ऐसा मानना पड़ेगा। फिर आपसे कहता है आगे विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अच्छा सर, 2000 रुपए तो ऑफिस यूज के लिए हमने विड्रॉ करे बैंक अकाउंट से हमारे, तो बैंक से पैसा कम हुआ, तो बैंक से पैसा कम हुआ, तो बैंक कॉलम में देखो यहां पर मैंने यहाँ पे बैंक कॉलम में बच्चों देखो यहाँ पे 2000 रुपए कम हुआ। और क्या यहाँ पे रिसिप्ट? सर ये तो झोल है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम? सर नहीं गड़बड़ है यहाँ पे। बोले क्या गड़बड़ है? बोलो सर यहाँ पे बैंक से आपने विड्रॉ कर दे, बैंक में पेमेंट हुई, तो बैंक में आपने पेमेंट कॉलम में बताया, यहाँ पे रिसिप्ट हुई हमारे पास, तो मगर आपने यहाँ पर भी तो 600 रुपए विड्रॉ कर दे बैंक से, वो रिसिप्ट साइड में क्यों नहीं बताए थे? क्योंकि वो पर्सनली उसके लिए 600 विड्रॉ किया था, वो ड्रॉइंग्स था, वो बिजनेस में पैसा नहीं गया, वो घर चले गया।
वो ओनर के घर चले गया, बिजनेस में पैसा नहीं आया बेटे, इसलिए रिसिप्ट साइड में अपन ने बताए नहीं थे। ओके, अब उसके बाद यहां पे पेड रेंट बाय चेक, चेक से आपने रेंट पे करे है ना, तो आपकी पेमेंट साइड में बताएंगे, तो ये आपने रेंट पे, खत्म हो गया। टोटल करेंगे, बैलेंस निकलेगा आपका, ये बैलेंसेस आ गए। मगर इसकी आपको टोटल करके बच्चों, ये जो आपको टोटल करके क्या करना है, यहां पे इसकी टोटल करके रख देना है 40-50, ठीक है। ओके, हाँ सर बिकॉज ड्रॉइंग्स था, सही कह रहे हो आप। ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, तो ये 40 और 50 की टोटल करके रख दे रहे हैं, तो डिस्काउंट या एक्सप्लेनेशन, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव 40 एंड 50 टोटल करके रिस्पेक्टिव अकाउंट में लेजर जब बनते, डिस्काउंट अलाउड में 40 लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव में 50 लिखेंगे। अब वही एक्सप्लेनेशन दिए, व्हेन चेक इज नॉट प्रॉम्प्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक, फर्स्ट इट इज एंटर्ड इन द कैश कॉलम एंड सब्सिक्वेंटली एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैश अकाउंट इज क्रेडिट। सिंपल है बेटा। अब सुनो मेरी बात, मैं चाह रहा था एटलीस्ट आज ना आप लोगों का कैश बुक खत्म हो जाए, तो मैं पेटी कैश बुक ही पढ़ा, अदर सब्सिडियरी बुक कल पढ़ाऊंगा, कल वो शुरू करेंगे। पेटी कैश बुक भी मैं आपको पढ़ा देता हूं, ठीक है। मगर एक ख्याल रखना, आज आपका होमवर्क है। क्या होमवर्क है सर? अरे होमवर्क है, ये सब्सिडियरी बुक कल पढ़ाऊंगा। कैश बुक में ना, अब ये ना क्वेश्चन नंबर 3 में चाह रहा था आप लोगों को होमवर्क दूं, लेकिन उसमें कुछ एक्सप्लेन करना है मेरे को, डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो फिर कल करता हूं, उसमें क्या एडजस्टमेंट आएगा आप लोगों को, ठीक है। अब यहां पर आप लोग के क्वेश्चन नंबर जो 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट है ट्रिपल कॉलम का, ये तो मैं ये आपको डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पे, और ये होमवर्क आज एक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क रहेंगे, इसके बारे में ही अपन अभी बात कर लेते बेटा, ठीक है। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये आपको करना रहेगा, ये पेज नंबर आपके 13 में। तो अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके सर, ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अब यहां पे ध्यान सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है आज, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस जो आपको दिया वाला है, इसके आंसर्स भी दिए, ध्यान से मेरी बात सुनो। ये जो नई चीजें बस वो बोलूंगा, आपको प्रैक्टिस करना। कैश इन हैंड, ये ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब ध्यान से, ओवरड्राफ्ट बोला, अब बीआरएस पढ़े ना आप लोगों ने? बीआरएस पढ़े नहीं पढ़े? पढ़े हो ना बीआरएस, हाँ। तो बीआरएस में आपने पढ़े ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है बेटा। तो जब आपने इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे दे रखा है, उसने यहाँ पे कहाँ गया सोल्यूशन, ये है, ठीक है। तो ये कैश उसने लिखा 15,000 रुपए, और ये बीआर ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस लिए उसने ओपनिंग बैलेंस बैंक का वहां पे लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद बेटा यहाँ पे उसके बाद यहाँ पर कैश सेल्स, वो जो आपको कह रहा है, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। कैश आपके पास आई, पेड टू सुशील ब्रदर्स बाय चेक, और डिस्काउंट रिसीव, इसमें भी कुछ नया नहीं, पेमेंट है। सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड, इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। पैसे क्रेडिट कार्ड मतलब बैंक में पैसा है, ओके, हाँ, ये आपके लिए अब नया पॉइंट है। अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से आप मेरी बात सुनते जाना। वो आपसे कहता है कि रिसीव चेक फ्रॉम श्रीजन, श्रीजन से अपने को चेक आया 6,200 का, लेकिन उस चेक को अपन ने बैंक में उस दिन जमा नहीं कराया बेटा, बैंक में अपन ने जमा नहीं कराया, ठीक है। अब बैंक में जमा नहीं कराया उसने, उसको अपन ने, ये 6 तारीख की बात चले, उसको अपन ने 7 तारीख को एंडोर्स करे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब यहां पे क्या एंट्री पास हुई, जब 6 तारीख को चेक आया अपने पास, उसी तारीख को जमा नहीं कराया बेटा, उसी तारीख को जमा कराते तो बैंक में रिसिप्ट बताता, ठीक है। तो मैं यहां पे एंट्री पास किया, कैश अकाउंट डेबिट 6,200 टू श्रीजन अकाउंट 6,200। तो कैश अकाउंट डेबिट 6,200 टू श्रीजन अकाउंट 6,200, ठीक है। तो आप मतलब क्या, पैसा आया अपने पास, रिसिप्ट हुई, तो आपने देखे यहाँ पे 6,200 मैंने यहाँ पे, ये 6,200 मैंने यहाँ पे ये लिखा, रिसिप्ट साइड में 6,200, ठीक है। अब टू श्रीजन, अगेंस्ट ये श्रीजन है, ठीक है। अब उसके बाद वो यहां पर कहता है कि आपने उसको एंडोर्स करे आदित्य को, एंडोर्स जो चेक मिला अपने को, अपने आदित्य को दे दिए। तो एंट्री क्या पास होंगी यहाँ पे, एंट्री पास होंगी आदित्य अकाउंट डेबिट 6,200 टू कैश अकाउंट। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं सर, बैंक हुआ। अरे बच्चों, बैंक में तो मैंने जमा ही नहीं करा, तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा कहां जाएगा? आपसे चेक मिला, वो चेक मैंने किसी और को दे दिया, आप श्रीजन हो, मैंने आदित्य को दे दिया बेटा। तो पहले कैश टू श्रीजन 6,200, तो रिसिप्ट साइड में लिखा हो 6,200, फिर मैंने बैंक में जमा ही नहीं करा। अगर बैंक में जमा कराता यहाँ पे,
अगर बैंक में जमा करा था यहाँ पे तो एंट्री पास करता आदित्य अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री पास होती। आदित्य अकाउंट डेबिटेड, सॉरी बैंक में जमा करा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये एंट्री पास होती। अगर बैंक में जमा करा था तो जमा कराया कि मैंने जमा नहीं कराया तो एंट्री क्या पास होगी, बैंक टू कैश नहीं होगी। चेक अगर बैंक में जमा करा था दूसरे दिन तो बैंक टू कैश बोलता, बैंक में नहीं जमा करा वो आदित्य को दे दिया, ये नया पॉइंट है। तो आदित्य अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आपने यहां पे देखे आदित्य अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां पर आप देखोगे यहां पर मैंने ये देखो ये बैंक आदित्य अकाउंट डेबिटेड टू, जस्ट 1 मिनट, कॉन्ट्रा, हाँ कैश, ये सर ये आदित्य अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आपने क्या करे बेटा, यहां पे कैश को आपके पास से पेमेंट गई, आपके पास से पेमेंट गई, ठीक है। तो आपके पास से पहले यहां पर आई और ये पहले आई और फिर चले गई, तो आपने भले ही चेक मिला था बेटा, आप अगर उसी दिन जमा करा दे तो बैंक कॉलम में आता था, आपने बैंक में नहीं कैश कॉलम में लिखे। क्यों आपने कैश कॉलम में लिखे बेटे, क्योंकि आपको चेक उस दिन जमा नहीं करा तो उसको कैश, उस चेक को कैश ट्रीट करते, तो कैश कॉलम में लिखा आपने। फिर उस कैश को अगर बैंक में जमा कराता तो बैंक में रिसिप्ट होती, बैंक में जमा नहीं करा, वो आदित्य को दे दिया मैंने, तो आदित्य टू कैश, तो ये कैश कॉलम में ये गया, ये एक चीज है। अब आगे अपने से कहता है, आगे आपसे कहता है वो ये फिर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये तो दूसरा है, फिर ये क्वांटिटी ये आपको ही करना रहेगा होमवर्क में, ठीक है। मेरे को आदित्य और सृजन की बात करना, हाँ ये रिसीव चेक फ्रॉम अविरल एंड डिपॉजिट सेम, अब वही है कि कोई और पार्टी है जिसे चेक मिला उसी दिन आपने डिपॉजिट कर दी तो बैंक में आएंगे और रिसिप्ट ना, और डिस्काउंट 50 आपने अलाउ करे, ठीक है, उसमें कुछ नया नहीं। अब ये इंटरेस्टिंग है, आदित्य इन्फॉर्म दैट सृजन चेक इज डिसऑनर्ड। अब आदित्य ने इन्फॉर्म करा कि सृजन का चेक हो गया डिसऑनर। अब ध्यान से मेरी बात सुनना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है यहाँ पे, आप हो सृजन और यहां पे खड़ा है आदित्य, तो आपसे मेरे को चेक मिला था तो मैंने चेक उसी दिन नहीं जमा किया तो कैश में रिसिप्ट माना, कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन, कैश में रिसिप्ट बताया, उसको आगे बैंक में जमा कराता तो बैंक में रिसिप्ट बोलता, मगर जमा नहीं करा, वो किसको दिया बेटा, वो किसको दिया मैंने, वो दिया मैंने आदित्य को, तो आदित्य अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो वहां पे कैश कॉलम में पेमेंट में बता दे, वो हो गया मैटर क्लोज। अब मैं तो आराम से बैठा हूं, अब खबर आई एकदम से मेरे पास, आदित्य दौड़ते दौड़ते आया, मैंने बोला आदित्य भैया क्या हुआ, आदित्य भैया बोले सर क्या बात, बहुत नाराज हूं। मैंने कहा आदित्य क्या हो गया बोलो। आदित्य कहता है आपने जो सृजन का चेक मुझे दिए थे, मैं बैंक में जब पैसे निकालने गया तो चेक तो डिसऑनर हो गया, तो मैंने उसको चेक दिया था, सृजन ने जो मुझको दिया था मैंने आदित्य को दिया था। अब आदित्य बोलता है वो चेक तो डिसऑनर हो गया। अब मैं बोला अरे ये क्या हो गया, आदित्य को जो मैंने चेक दिया वो क्या हो गया बेटा, डिसऑनर हो गया, तो मुझे सृजन से लेना पड़ेगा। अब आप सृजन, आपसे क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने चेक को डिसऑनर कर दिया। भाई पैसा अगर आप दे दे तो मैं नहीं बोलता, आपने चेक दी तो डिसऑनर, तो मुझे आपसे लेना है और आदित्य को देना है। क्या कहा, मेरे वर्डिंग्स को बहुत ध्यान से सुनना, सृजन से लेना है और आदित्य को देना है। क्या हुआ बेटा, सृजन से लेना है और आदित्य को देना है, तो जब किसी से लेना है वो एसेट होती है, तो एंट्री पास होंगी यहां पे, सृजन अकाउंट इंक्रीज इन एसेट डेबिट, सृजन अकाउंट 6200 टू आदित्य अकाउंट 6200। बच्चे ये जो मैंने एंट्री पास किया ना, ये मैंने एंट्री पास की और डिसऑनर्ड की, तो कई लोग कहते हैं सर ये डिसऑनर की एंट्री, कई बार कंफ्यूज हो रहे बच्चे, बहुत बच्चे इस डाउट पूछते हैं इस क्वेश्चन में कि सर यहाँ पे ये डिसऑनर का इफेक्ट कैश बुक में नहीं दिख रहा, वो दिखेगा भी नहीं, क्यों, डबल एंट्री का आप थांबे रखो उसको। आपने एंट्री क्या पास किया बेटा, मैंने सृजन अकाउंट डेबिट टू आदित्य अकाउंट, सृजन से लेना है आदित्य को देना है, तो अभी कब लेंगे वो बात अलग है, लेकिन ये मैंने डिसऑनर की एंट्री पास करा। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी ऐसा पढ़ाता हूं मैं कि सृजन से लेना है और आदित्य को देना है, तो सृजन से लेना इंक्रीज इन एसेट, आदित्य को देना इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो एंट्री पास किया सृजन अकाउंट डेबिट टू आदित्य अकाउंट, ये एंट्री पास किया। क्या इसका कोई कैश बुक में इफेक्ट आ रहा, नहीं, क्योंकि इस एंट्री में जो डेबिट और क्रेडिट जिस अकाउंट को मुझे हिट करना है उसमें कोई भी कैश बैंक के डिस्काउंट का अमाउंट नहीं, डिस्काउंट अकाउंट नहीं है, तो इसीलिए मेरा कैश बुक में ये डिसऑनर की एंट्री नहीं दिख रही, ठीक है। अब आगे कहता है नाउ कैश इज रिसीव फ्रॉम सृजन, सृजन से कैश मिली, तो मैंने एंट्री पास किया कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन अकाउंट, टू सृजन अकाउंट, हाउ मच बेटा 6200। अब मेरे पास 6200 आए तो मैंने एंट्री पास किया कैश अकाउंट डेबिटेड टू सृजन अकाउंट, तो अब रिसिप्ट हुई है। तो अब आप देखो यहाँ पे कैश में आपने यहाँ पे 6200, ये देखो कैश कॉलम में आपको कैश मिला, ये देखो मैंने यहाँ पे कैश मिला बच्चे, कैश मिला, पढ़ो अच्छे से, क्या वर्ड इज कैश, नाउ कैश इज रिसीव्ड,
श्रीजन से कैश मिली तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू श्रीजन अकाउंट। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, एन अमाउंट इज पेड टू अदित थ्रू वन चेक। अब मैंने अदित को चेक से पेमेंट किया तो मैंने एंट्री पास किया बेटे, अदित अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, अदित अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6200, अदित अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट मेरे पास, मैंने फिर बैंक से अपने पेमेंट किया उसको। तो देखो पेमेंट बैंक कॉलम में अब आपको यहाँ पे दिखेगा, बैंक कॉलम में आपको यहाँ पे दिखेगा बच्चों, ये देखो 6200 ये बैंक कॉलम में जो आपने अदित को दिए। इस चीज को समझना, ये चार जो आपने अमाउंट 6200 4 बार कैश बुक में लिखा हूं, पहले चेक मिला, चेक एंडोर्स किया, फिर वो डिसऑनर के इसमें इफेक्ट नहीं आ रहा है बेटे। ओके, अब डिसऑनर का इफेक्ट उसमें नहीं आ रहा है। अब क्या हुआ यहाँ पे, श्रीजन से अपने को कैश मिली तो कैश टू श्रीजन, और उसके बाद आपने चेक दिया अदित को तो अदित अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक दिया आपने अदित अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। चेक जो मेरे अकाउंट में, बहुत अच्छे से पढ़ना बेटे, कौन सा दिया अच्छे से पढ़ो इसको, अमाउंट इज पेड टू अदित थ्रू ओन चेक, ओन चेक। अब मेरा खुद का कोई चेक था, मेरे बैंक अकाउंट से मैंने उसको पैसा दिया तो इसलिए बैंक में गया। तो ये चार चीज को ख्याल रखना है। आसान आसान क्वेश्चन दे दूं उसमें कोई मजा नहीं है ना, अपने को ऐसी तैयारी करें, रिवीजन का फायदा होना चाहिए। ओके, अब क्या हुआ था यहाँ पे, एक और बार मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रिसीवर श्रीजन से चेक, क्या एंट्री पास करे, कैश अकाउंट डेबिट टू श्रीजन, तो आपने ये एंट्री पास किया कैश टू श्रीजन, उसको आपने एंडोर्स करे। अगर आप अदित को देते, अगर आप बैंक में जमा करते तो बैंक टू कैश होता, लेकिन बैंक में अदित को दी तो एंट्री पास हुई अदित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब वो डिसऑनर हुआ तो मेरे को श्रीजन से लेना इंक्रीज इन एसेट, अदित को देना इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो इंक्रीज इन एसेट हम डेबिट करते और इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट करते। तो श्रीजन अकाउंट डेबिट टू अदित अकाउंट 6200, इसका कैश बुक में इफेक्ट नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे फिर हमने कैश, श्रीजन ने कैश दिया बोल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू श्रीजन 6200, और हमने अदित को बैंक से मेरे पैसे दिए तो अदित अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जहां जहां भी कैश आपने डेबिट करो, कैश या बैंक जब भी डेबिट करो रिसिप्ट, और उनको अगर क्रेडिट कर तो क्या आपकी पेमेंट। तो ये क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग। ऐसे कोई इजी कराने में मजा नहीं आता ना, इजी नहीं कराना चाहता हूं मैं तुम लोगों को, मैं चाहता हूं तुमको डिफिकल्ट कराओ खूब कि एग्जाम में इजी आसानी से संभाल लो तो, ठीक है। तो ये होमवर्क है, ये आप लोग को करना रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, आगे का जो डिस्कशन है ना हमारा पेटी कैश बुक, आगे का डिस्कशन अब हम लोग कल करेंगे, कल हम लोग आगे का डिस्कशन होगा हमारा। आज ये डिस्कशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते, ठीक है। पेटी कैश नोट्स से भी डाउनलोड कर लो आप लोग, और कल मैं पेटी कैश बुक बताऊंगा, उसके बाद अदर सब्सिडियरी बुक भी डिस्कस करूंगा, एंड टुमारो आई विल सॉल्व ये मॉक टेस्ट पेपर और आरटीपी के क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते। आज नोट्स से सब थोड़े से फर्स्ट डे तो डाउनलोड कर लो, कल आप लोग एकदम रेडी रहे, और आगे कल हम लोग पेटी कैश बुक से शुरू करेंगे। ओके ओके, डन डन। तो ये सेशन हम लोगों का यहाँ पे खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।